हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाया हूँ फ्रॉम द क्लास 7th जनरल साइंस। तो चैप्टर का नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप जब 11th और 12th में चले जाओगे तो इसको ही बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर हम फिनिश करेंगे, जैसे कि हमारी सीरीज होती है। लंबा लेक्चर होगा, लगभग 90 मिनट तो लग ही जाएंगे, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा मॉडिफाइड तरीके से ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये जो चैप्टर है, इसका मीनिंग क्या होता है? स्टैटिक माने स्टेशनरी, रुका हुआ, स्टेशनरी, स्टैटिक माने स्टेशनरी, एंड इलेक्ट्रिसिटी मीन्स ये जो हमारे वायर में से फ्लो होती है ना, वायर में से कुछ जा रहा है जिसके वजह से ये लाइट चल रही है, पंखा घूम रहा है, उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन वो मूविंग है, क्या मूव हो रहा है? चार्ज मूव हो रहा है। मान लो ये वायर है, ओके, वायर तो समझते हैं ना आपको। तो वायर में से कुछ फ्लो हो रहा है जिसके वजह से अंदर करंट है। तो क्या फ्लो हो रहा है? तो वायर में से चार्ज फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, कुछ एडवांस चीजें भी बताऊंगा, घबराना मत, समझना और रट्टा मार लेना। ओके, तो चार्ज फ्लो हो रहा है, और अगर चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब बह रहा है। चार्ज कैसे बहता है? जैसे पाइप में से पानी जाता है ना, पाइप में से जैसे पानी जाता है, ऐसे वायर में से चार्ज जाता है। एनालॉजी है। ओके, तो चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो उसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहता हुआ चार्ज, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज वायर में से बह रहा है। ओके, और अगर चार्ज आपका रुका हुआ है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है, एक जगह रुका हुआ है, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ। तो चार्ज अगर रुका हुआ है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये अलग यूनिट है, ये अलग ब्रांच है, और ये अलग ब्रांच है। तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। करंट को फ्लो कराने में हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, हमारा सारा इंटरेस्ट है चार्ज एक जगह कैसे रुका होगा। अब आप बोलोगे सर ये चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज? ओके, उसीलिए तो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो ये रब कर देता हूं मैं, और आपको इतने इंटरेस्टिंग से एनालॉजी बताऊंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वरना होता क्या है, बच्चों की दुश्मनी हो जाती है चार्ज से, करंट से, मैग्नेट से, और ये दुश्मनी 12th में जाके आपको मेडिकल सीट लूज करके उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है ना, तो आराम से समझना, कोई टेंशन नहीं है, चीज़ों को एकदम सिंपली बताऊंगा। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं मैटर से। मान लो ये एक मैटर है। अब मैटर क्या होता है सर? मैटर मतलब ऐसा सब कुछ जिसके पास मास है और जो जगह ले लेता है, फिर वो सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा, कुछ भी ले लो। पेन मैटर, पत्थर मैटर, किताब मैटर, पानी मैटर, हवा मैटर, सब कुछ जिसके पास मास है और जो जगह ले लेता है वो सब क्या है? मैटर है। अब क्या करो, मैटर को ब्रेक करना शुरू करो। आराम से समझो प्रोसीजर। हम चार्ज की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक करना शुरू करो। तोड़ो इसको, तोड़ो। अब मैटर को तोड़ा मैंने, बारीक हो गया। अब मैंने बोला नहीं, इसको और तोड़ो, और ब्रेक किया। जब तक ब्रेक करो, जब तक कर सकते हो तब तक ब्रेक करो। हो गए सर ब्रेक, इतने हो गए सर। ओके, और ब्रेक कर सकते हो क्या? नहीं, अब इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये जो बना इसको बोलते हैं एटम। इसको क्या बोलते हैं? एटम। तो एवरी मैटर, हर मैटर, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। तो एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस और मैटर। किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल। अब इसके आगे इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? एटम। समझ में आया? तो मैटर को हमने ब्रेक किया, तोड़ते गए, आखिरी में क्या मिला? उसका एटम मिला। तो सब कुछ किससे बना हुआ है? एटम से। तो एटम का जो कंसेप्ट था वो दिया था डाल्टन ने। किसने? द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज डाल्टन। द कंसेप्ट ऑफ एटम इज गिवन बाय साइंटिस्ट डाल्टन। किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। अब इसके बाद, अब जब डाल्टन ने कंसेप्ट दिया तो डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जे थॉमसन। क्या? जे थॉमसन। अब इन्होंने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया। नाम बताओ उस एक्सपेरिमेंट का, घबराओगे तो नहीं। ओके, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। घबराना मत। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, सिर्फ नाम याद रखो। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट नाम का एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया
कि एटम को फर्दर ब्रेक किया जा सकता है। अब जब एटम को ब्रेक किया गया तो एटम में तीन चीज़ें पाई गई। ओके, तो एटम को जूम कर दिया मैंने। तो जैसे सेल होती है ना, ह्यूमन सेल, एनिमल सेल, उसमें न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। ऐसे ही एटम में एक सेंटर में डेंस पार्ट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब आप बोल रहे होंगे सर आप तो चार्ज पढ़ाने वाले थे ना, उधर ही आ रहा हूँ। ओके, तो न्यूक्लियस, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी सब कुछ जो है इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ओके, रीजन। तो सेंटर में जो पार्ट है उसको बोलेंगे न्यूक्लियस और बाकी सब जो है उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। अब एटम को ब्रेक करके अंदर तीन तरह के पार्टिकल की डिस्कवरी हुई। डू यू नो द साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड एटम इज व्हाट? ओके, जो एटम होता है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। यू कैन नॉट इवन इमेजिन दिस नंबर, इतना स्मॉल होता है। 10⁻⁻15 मतलब 0.14 0 के बाद 1, इतना छोटा होता है उसका न्यूक्लियस। और जो उसका एटम होता है, एटम का साइज क्या होता है? एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब -10 इज ग्रेटर दैन -15, बड़ा है थोड़ा सा। ओके, तो इतना छोटा पार्ट होता है। अब एटम को ब्रेक करने के बाद उसमें तीन तरीकों के पार्टिकल लाए गए, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले समझ लो मैटर को हमने ब्रेक किया, छोटे छोटे पार्टिकल हुए, फिर से ब्रेक किया, तब तक ब्रेक किया कि उसके आगे उसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो फाइनली आपको मिला एटम। ये कंसेप्ट दिया था डाल्टन ने। किसने? डाल्टन ने। अब डाल्टन क्या बोला कि एटम को फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, लेकिन जे थॉमसन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसका नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया गया और एटम का स्ट्रक्चर के लिए एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आया। इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है, सेंटर में एक डेंस पार्ट है जिसको न्यूक्लियस बोला गया। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। और बाकी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है, तो पूरे एटम का साइज कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। और ये सारी जगह जो थी ये एम्प्टी थी, सिर्फ ये न्यूक्लियस इतना भरे वाला था, ऐसा डेंस पोर्शन था, बाकी सारी जगह एम्प्टी थी। ठीक है, तो अब इसको मैं रब कर देता हूं। अब एटम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चार्ज पे आ रहा हूं मैं, घबराना मत, बिकॉज बहुत हिस्ट्री में से एकदम बेसिक से आ रहे हैं हम। मैटर को ब्रेक किया, क्या मिला? एटम मिला। अब एटम को ब्रेक करेंगे। ओके, दिस इज आवर एटम। जूम करूंगा इसको मैं। मान लो ये बड़ा सा एटम है मेरा। ठीक है, आराम आराम से समझना। और सारी चीज़ें आपके लिए नई है तो बहुत फ़ायदा है आपका, अच्छे से सीखते जाना और मेमोराइज कर लेना। ओके, तो ये हो गया एटम का न्यूक्लियस। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। ओके, इसको नाम दे देता हूं मैं न्यूक्लियस। ओके, केंद्र। ओके, उसका सेंट्रल पोर्शन न्यूक्लियस। अब इसमें तीन तरह के पार्टिकल आए। कौन कौन से? एक तो आया प्रोटॉन, एटम फर्दर ब्रेक किया जा सकता। दूसरा आया न्यूट्रॉन और तीसरा आया इलेक्ट्रॉन। तो सर प्रोटॉन यहाँ पर, न्यूट्रॉन यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो कैसे डिवाइड किए गए? तो प्रोटॉन पे होता है एक चार्ज, एक अलग तरह का चार्ज होता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे होता है एक अलग तरह का चार्ज, उसको बोलते हैं निगेटिव चार्ज। और ये है न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज। ठीक है, तो ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, समझना, न्यूट्रॉन है। ठीक है, चलो इसको इधर लिख लेंगे। ओके, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पार्टिकल के नाम है, ये इलेक्ट्रॉन है। सिंपल चीजें रखना। मतलब मैटर को ब्रेक किया, एटम मिला, एटम को भी ब्रेक किया, उसमें तीन तरह के पार्टिकल मिले, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर। और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इसके सराउंडिंग में घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सी चीजें, जे थॉमसन। ओके, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? गोल्डस्टाइन, साइंटिस्ट के नाम है ये, गोल्डस्टाइन। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया? गोल्डस्टाइन ने। और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया? न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट गोल्डस्टाइन। ये चार्विक, किसने? चार्विक ने डिस्कवर किया। याद रखना, काम आएगा आगे। ओके, अब आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा तो मैं इसका चार्ज और मास भी बता सकता हूं आपको। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? जीरो। इस पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है, जीरो चार्ज होता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। रट्टा मार लेना, बहुत कम आएगा आगे, बर्डन आगे का कम हो जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना कम होता है। ओके, उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, मतलब ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.6674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है,
अब प्रोटॉन से अगर पूछोगे भाई तेरे पे चार्ज कितना है, तो इस पे चार्ज कितना होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका यूनिट होता है कूलोम। याद रखना, घबराना मत, कूलोम। अब ये कूलोम क्या है सर? कूलोम साइंटिस्ट का नाम है, उसको ऑनर में उसको मेजर करने के लिए उसका यूनिट क्या रखा है? कूलोम। जैसे आपसे किसी ने पूछा भाई तेरा वजन कितना है, आप क्या बोलोगे? 50 किलोग्राम। किलोग्राम किलोग्राम क्या होता है? यूनिट। वैसे कूलोम चार्ज का यूनिट होता है। तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? इतना चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पे इतना ही होता है लेकिन माइनस होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। समझ गए? तो इस तरह से फर्दर एटम को ब्रेक किया गया। सबसे पहले आया मैटर, मैटर को ब्रेक किया, एटम मिले, एटम को ब्रेक किया, 3 पार्टिकल मिले, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में घूमते हैं। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। अब ये पॉजिटिव निगेटिव जो कंसेप्ट आया, ये किसने दिया? ये पॉजिटिव और निगेटिव कंसेप्ट वाले दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया। किसका? पॉजिटिव और निगेटिव वाला। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और निगेटिव का कंसेप्ट दिया। अब ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है 1.6, इसको एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। एलिमेंट्री चार्ज मतलब इसको फर्दर ब्रेक किया जा सकता है क्या? नहीं। मतलब क्या? जैसे हमारे पास करेंसी 1 रुपया है, 50 पैसे अवेलेबल है क्या? नहीं है सर। आप बोलोगे सर है ना सर, अभी चलते हैं क्या वो? नहीं। तो मिनिमम कितना? 1 रुपया। हाफ है क्या उसका? नहीं। तो मिनिमम चार्ज इतना। अब इसके मल्टीपल में होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 50 प्रोटॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। ठीक है। सो दिस इज द ऑल बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग द चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, ऐसा कंसेप्ट आया। ठीक है। अब एक चीज याद रखो, चार्ज कहां पर होगा? किसी मास के पास होगा। अब प्रोटॉन को कुछ मास है, इलेक्ट्रॉन को कुछ मास है, तो मास के ऊपर चार्ज हो सकता है। मास ही नहीं होगा तो चार्ज होगा क्या? नहीं। ठीक है। तो चार्ज की अगर डेफिनेशन कोई पूछता है आपसे, तो आप बोलना कि चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मास। ओके। देखो अभी आपको मैं समझाता हूं ट्री डायग्राम के जरिए। इनिशियली क्या था आपके पास? मैटर था, समझना, मैटर था। ठीक है। अब आपने क्या किया? मैटर को ब्रेक किया। मैटर को ब्रेक करने के बाद आपको मिला एटम, सबसे छोटा पार्टिकल उसका क्या मिला? एटम। अब एटम को ब्रेक करने के बाद आपको 3 पार्टिकल मिले। कितने पार्टिकल मिले? 3 पार्टिकल मिले। कौन कौन से? प्रोटॉन, प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, और तीसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। एटम को ब्रेक करने के बाद 3 तरीकों के पार्टिकल मिले। प्रोटॉन कहाँ पर होता है? प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में। कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन भी कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में। और ये न्यूक्लियस में नहीं होता, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में गोल घूमता है। रिवॉल्व, रिवॉल्व मतलब घूमता है, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। जैसा हमारा प्लैनेटरी सिस्टम होती है ना, सन के सराउंडिंग में प्लैनेट घूमते हैं, ऐसे न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है। अब प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे 0, कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। ठीक है। अब इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। कूलोम का सिंबल C होता है। इस पे तो 0 है। इस पे कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। ये चार्ज, बताओ, घबराना मत प्लीज़। हाँ, बहुत इन्फॉर्मेशन बहुत है अपने पास, सिर्फ आप घबराना मत। ओके। आ जाएगा आपको भी, नो टेंशन। ओके। तो ये चार्ज कौन से एक्सपेरिमेंट में मेजर किया गया? एक एक्सपेरिमेंट हुआ, फेमस एक्सपेरिमेंट से, आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे ये, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। नेट पे सर्च कर सकते हो आप, ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, कोई क्यूरियस होंगे तो। एक्सपेरिमेंट, तो ये जो मैग्नीट्यूड पता की गई, एक मिलिकन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ऑयल से रिलेटेड है इसलिए ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोला गया। तो ये एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर हुआ कि भाई प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। अब अगर आप और क्यूरियस हो तो अब ये नहीं बताऊंगा मैं आपको, अब देख लेना। प्रोटॉन को भी फर्दर ब्रेक किया जाता है कॉर्क में, कॉर्क में। ओके। और न्यूट्रॉन को भी फर्दर ब्रेक किया जाता है कॉर्क में, कॉर्क में। ओके। अभी इतना डीप आपको फिलहाल ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना। और इलेक्ट्रॉन को फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन खुद एक इतना छोटा पार्टिकल है कि उसको फर्दर ब्रेक किया नहीं जा सकता। लेकिन प्रोटॉन को लोगों ने ब्रेक कर दिया कॉर्क में, न्यूट्रॉन को भी लोगों ने ब्रेक कर दिया कॉर्क में। अब वो क्या होते हैं वो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, अभी उसका टेंशन मत लेना। तो कैसे चल रही है हमारी जर्नी? मैटर, मैटर को ब्रेक किया एटम, एटम को ब्रेक किया 3 पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज नाम किसने रखा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। प्रोटॉन को ब्रेक करोगे तो कॉर्क आएगा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को ब्रेक करोगे तो कॉर्क आएगा। इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है। अब इतनी चीज़ें समझने के बाद, इतनी चीज़ें समझने के बाद अब आपको चार्ज थोड़ा सा रियलाइज हो रहा होगा। ठीक है ना। तो प्रोटॉन पे का चार्ज कैसे अज्यूम किया जाता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे का चार्ज कैसे अज्यूम किया जाता है? निगेटिव। और कोई चार्ज नहीं होगा
तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। ठीक है, अब समझो, आराम से समझो, आराम से समझो, कोई टेंशन नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, बिकॉज ये टॉपिक आपको आगे बहुत परेशान कर सकता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हम करेंगे। ओके, देख लो, अब पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो पहले चार्ज समझना ज़रूरी है। तो भाई जब हमने एटम को स्टडी किया मैटर को ब्रेक करने के बाद, तो ऐसे आया एटम, इसमें न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और सराउंडिंग में थे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे अलग तरह का चार्ज था, उसको नेगेटिव नाम दिया, प्रोटॉन पे अलग तरह का चार्ज था, उसको पॉजिटिव नाम दिया, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं था, उसको जीरो, मतलब कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हों। ठीक है, तो सर एक एटम है, एक एटम है, तो एक एटम पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो? तो एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल, याद रखना, ऑलवेज न्यूट्रल, ऑलवेज न्यूट्रल, एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। कब तक न्यूट्रल और क्यों न्यूट्रल? पहले क्यों न्यूट्रल, पहले क्यों न्यूट्रल ये समझो, वाई, क्यों न्यूट्रल भाई, एटम न्यूट्रल क्यों होता है? मान लो एक एटम है, किसका? कार्बन का, सपोज किसका? कार्बन, कार्बन है ना, एक एलिमेंट है कार्बन, कोयला कार्बन का एक एलिमेंट है। तो कार्बन में क्या होता है, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 प्रोटॉन माने 6 प्लस चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन माने 6 नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन का तो कोई रोल ही नहीं है चार्ज में, तो +6 और -6 कैंसिल हो जाएंगे, नेट कितना आएगा? 0, ये तो ऑलरेडी 0 है, तो नेट चार्ज इस पर कितना होता है? 0। तो हर कोई एटम किसका भी ले लो, हमारे पास 118 एलिमेंट है, कितने? 118 एलिमेंट है हमारे पास, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, यूरेनियम, टिटेनियम, अलग अलग तरह के 118 एलिमेंट है। 119वां भी डिस्कवर हो चुका है, लेकिन सिलेबस में अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो 118 एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है सारे क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो कोई एटम पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज कब होता है, कब होता है, ये समझने से पहले हम क्या करेंगे, चार्ज के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, चार्ज के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लो नंबर 1, मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। ओके, इसको आप नज़दीक लाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, इसको बोलते हैं रिपल्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिपल्शन। मतलब 2 रॉड है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, इमेजिन करो, ये एक रॉड है पॉजिटिव चार्ज वाला, एक रॉड है पॉजिटिव चार्ज वाला, इसको मैं नज़दीक लाऊंगा तो आएंगे नहीं, ये दूर ढकेलेंगे। जैसे आपने मैग्नेट से खेला होगा, मैग्नेट के जो अपोजिट पोल होते हैं उसको, सॉरी सिमिलर पोल होते हैं, उसको नज़दीक लाने की कोशिश करो, एक दूसरे को दूर ढकलते हैं, और चेंज करके नज़दीक लाओ, अट्रैक्ट करते हैं। सेम मैग्नेट की तरह ही, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे तो एक दूसरे को दूर ढकलेंगे। ऐसे ही मान लो 2 निगेटिव चार्ज हैं, 2 निगेटिव चार्ज है, इनको भी नज़दीक लाने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को दूर ढकलेंगे, यहाँ पर भी क्या होगा? रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन होगा। यूनिवर्स का रूल है वो, सिमिलर रिपेल, लाइक रिपेल। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी क्या आएगी? लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। माने 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, 2 प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों रिपेल करेंगे? प्रोटॉन पे पॉजिटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दूर ढकलेंगे, 2 प्रोटॉन भी एक दूसरे को दूर ढकलेंगे। क्यों? लाइक चार्ज, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब लाइक चार्ज अगर रिपेल कर रहे हैं तो अनलाइक चार्ज अगर होंगे, मान लो एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है एंड सेकंड वन इज निगेटिव, या फिर फर्स्ट वन इज निगेटिव एंड सेकंड वन इज पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या बोलना? अनलाइक चार्ज। कैसे चार्ज? अनलाइक चार्ज, माने एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है ना, तो अलग अलग चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे। तो चार्ज के 2 प्रॉपर्टीज है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, एक जैसे चार्ज होंगे एक दूसरे को दूर ढकलेंगे, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्ज एक दूसरे को दूर ढकलेंगे, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिनिश, लिख लो पॉज करके, हो गया? चलो ठीक है। अब देख लो, किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, या एटॉमिक लेवल पे भी आप कंसीडर कर सकते हो, ये किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो अब वो बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कब बोलेंगे, निगेटिवली चार्ज कब बोलेंगे, और न्यूट्रल कब बोलेंगे? ठीक है, तो इसके लिए समझ लो क्या है। पहले एटम से शुरू करते हैं। एटम, मान लो ये एटम है, एटम है,
ठीक है। अब एटम को एक सर्कल हम इमेजिन करते हैं, एक सर्कल हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। देख लो, तो एटम पॉजिटिवली चार्ज कब होगा, निगेटिवली चार्ज कब होगा, और न्यूट्रल कब होगा, न्यूट्रल कब होगा, ठीक है। तो मान लो ये एटम है, ये एटम है, इसमें क्या है 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन का तो कोई रोल नहीं होता चार्ज में, तो 5 पॉजिटिव 5 निगेटिव एक दूसरे से कैंसिल, नेट चार्ज कितना आएगा 0। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे किसी एटम में, तो क्या होगा, दैट एटम इज न्यूट्रल। वो एटम कैसे रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। अब किसी एक प्रोसीजर से क्या प्रोसीजर आगे पढ़ेंगे, किसी एक प्रोसीजर से आपने इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन कम कर दिए। हुआ क्या, ये एटम है, इसमें 5 प्रोटॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 5 प्रोटॉन मतलब 2 3 4 5, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 निगेटिव। तो 1 2 3 4 पॉजिटिव 4 निगेटिव कैंसिल, बचा क्या, 1 पॉजिटिव। तो इस पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। अब मान लो इस पे हमने क्या किया, 4 प्रोटॉन कर दिए, सॉरी प्रोटॉन को कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अब हमने क्या किया, इस पे मान लो इस पे हमने 6 इलेक्ट्रॉन कर दिए, 1 2 3 4 5 6। अब आप बोलोगे सर प्रोटॉन क्यों कम ज़्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज प्रोटॉन अंदर होते हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर, बहुत अंदर होते हैं। हम एटम को ही नहीं देख सकते, न्यूक्लियस को कहाँ से देखेंगे, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन को मूव नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रॉन को ही मूव किया जा सकता है। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, प्रोटॉन कितने थे 5, मतलब 1 2 3 4 5। ओके, तो होगा क्या देख लो, ये 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5 माइनस कैंसिल, एक निगेटिव चार्ज बच गया। तो इस पे कौन सा चार्ज रहेगा, निगेटिव। तो निगेटिव के लिए कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो उस पर कौन सा चार्ज रहेगा, निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज रहेगा, निगेटिव चार्ज। तो अगर आपको किसी बॉडी को निगेटिव चार्ज देना है, ये पॉजिटिव निगेटिव का कंसेप्ट किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और उन्होंने क्या बोला, लाइक चार्जेस एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, 2 पॉजिटिव एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएंगे, 2 निगेटिव एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और 2 अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन कम किया। अभी सपोज ये एटम है, इसमें 5 प्रोटॉन थे, अब इसमें हमने 3 इलेक्ट्रॉन कर दिए। 5 प्रोटॉन माने 1 2 3 4 5, 5 प्लस चार्ज 1 2 3 माइनस चार्ज, ठीक है। तो 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, 2 प्लस बच गए ना, तो +2 चार्ज आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी बॉडी पे प्रोटॉन ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से, या इलेक्ट्रॉन कम होंगे ऐसे बोलो, तो बॉडी पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो किसी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्यों है, बिकॉज उस पर प्रोटॉन ज़्यादा है। किसी बॉडी पे निगेटिव चार्ज है, मतलब क्यों है, बिकॉज उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। और कोई बॉडी न्यूट्रल है, मतलब क्यों है, बिकॉज उस पर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं, उसको आप ट्राई करना, ठीक है ना। पहले पॉज करके ट्राई करना, बाद में मैं सोल्यूशन बताता हूं आपको। कुछ बॉडीज देता हूं मैं आपको बताना है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है या 0 चार्ज है। तो किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, प्रोटॉन, निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन, और अगर दोनों सेम होंगे तो न्यूट्रल होगी बॉडी, ठीक है। तो नंबर 1, एक बॉडी है ऐसी, एक बॉडी है, इस पे 1 2 3 4 5 प्रोटॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। बताओ कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या निगेटिव, बताओ फटाफट सॉल्व करो। सेकंड बॉडी, इस पे क्या है, 1 2 3 4 प्रोटॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। एंड थर्ड वन एक बॉडी है, इस पे 1 2 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बॉडी पे कौन सा चार्ज है, ये प्रोटॉन है ना, ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या, प्लस। तो इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इसका रीज़न दे सकते हो आप, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर दैन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर ये पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इस पर निगेटिव चार्ज होगा। क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर दैन नंबर ऑफ प्रोटॉन। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, सब कैंसिल हो गए। इस पर 0 चार्ज है, न्यूट्रल है ये बॉडी, 0 चार्ज है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होगा तो बॉडी पे निगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव, बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, ओके 25% चैप्टर इसमें ही आपका खत्म हो जाएगा। देख लो, फिर से रिवाइज करवा लेता हूँ, आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़नी है हमें। सबसे पहले आपको मैटर समझना पड़ेगा, मैटर या सब्सटेंस, मैटर या सब्सटेंस। सब्सटेंस को ब्रेक करते जाओ, आपको मिलेंगे एटम,
एटम, एटम कैसे होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही निगेटिव चार्ज। एटम में 3 तरह के पार्टिकल मिलेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव का कंसेप्ट दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और रूल क्या होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, 2 निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो चार्ज क्या होता है, देख लो चार्ज क्या होता है। चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बताता हूं, घबराना मत। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मास, intrinsic property of mass to show some effect around it, इंट्रिंसिक मतलब इनबिल्ट प्रॉपर्टी। जैसे मेरी प्रॉपर्टी क्या है, मैं पढ़ा सकता हूं आपको, इंट्रिंसिक है, अंदर ही है, भगवान ने दी हुई है मुझे, अंदर बिल्ट है, उसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो चार्ज मास की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो सर विदाउट मास चार्ज नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज एटम होगा तभी तो चार्ज का कंसेप्ट आएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आएगा। एटम ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज का कोई लॉजिक नहीं होता। तो विदाउट मास चार्ज नहीं रह सकता, विदाउट मास मतलब मास ही नहीं है। ओके, मास ही नहीं है तो चार्ज नहीं होगा। विदाउट मास नो मास नो चार्ज, सिंपल सिंपल सा रूल बनाएंगे, नो मास नो चार्ज। अगर आपके पास मास ही नहीं है तो चार्ज का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो 3 तरह के चार्ज आपके हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव, एक तो निगेटिव और तीसरा 0। कौन डिसाइड करता है, अगर आपके प्रोटॉन ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन से तो आप पे पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर आप पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से तो आप पे निगेटिव चार्ज होगा, और आपके दोनों अगर सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो आप पे 0 चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, 0 चार्ज होगा। और पॉजिटिव और निगेटिव ये नाम किसने दिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब लास्ट 25 मिनट से मैंने आपको चैप्टर का पूरा लॉजिक पढ़ा दिया, अब सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, देख लो, जैसे कि इन्फॉर्मेशन, थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया पहली बार कि जो फीदर होते हैं ना, फीदर मतलब पंख, किसी पक्षी के पंख, मुर्गा होगा, कबूतर होगा, उसके पंख अट्रैक्ट टूवर्ड्स अंबर रॉड। अंबर एक मटेरियल होता है प्लास्टिक टाइप का, ओके, विच इज रब्ड अगेंस्ट वूलन क्लॉथ। अगर अंबर का रॉड अगर आप वूलन क्लॉथ पे रब करोगे, वूलन क्लॉथ पे रब करोगे और इस रॉड को अगर फीदर के नजदीक पकड़ोगे तो वो फीदर क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। यही चीज आपने ऑब्जर्व की हुई, जो कॉम होता है ना, कंगुआ, कॉम करने के बाद उसके पास कागज के टुकड़े अगर आप पकड़ोगे तो कागज के टुकड़ों को वो अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा अभी बताता हूं, टेंशन मत लेना। तो इन ग्रीक में अंबर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, स्पेलिंग गलत नहीं लिखी, यहां पर के ही है, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ अंबर रॉड टू अट्रैक्ट फीदर को अट्रैक्ट करने की ये जो प्रॉपर्टी है अंबर रॉड की, इसको इलेक्ट्रिसिटी बोला गया। क्या बोला गया, इलेक्ट्रिसिटी बोला गया। अब ये जो वर्ड था इलेक्ट्रिसिटी, किसने कॉइन किया, थॉमस ब्राउन ने। किसने, थॉमस ब्राउन ने। तो लॉजिक क्या होता है कि 2 ऑब्जेक्ट को अगर आप एक दूसरे पे रब करोगे तो वहां पर एक चार्ज जनरेट होगा, दैट चार्ज जनरेटेड इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन मतलब क्या, 2 चीजों को कांटेक्ट में रख के एक दूसरे पे रब करना, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। ओके, कैसे होता है अभी बताऊंगा मैं, टेंशन मत लेना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज जनरेटेड बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट किया जाता है, देन इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो जो चार्ज जनरेट किया जाता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, चार्ज जनरेटेड बाय फ्रिक्शन। चार्ज कैसे जनरेट किया जाता है, फ्रिक्शन से, बताऊंगा अभी मैं, टेंशन मत लेना। चार्ज रिमेन फॉर शॉर्ट टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए चार्ज रहता है। और जब व्हेन 2 बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, अगर 2 बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में आप रब करोगे तो दे एक्वायर इक्वल चार्ज बट इन अपोजिट साइन, इक्वल चार्ज बट इन अपोजिट साइन। तो इसी चीज को मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा, पहले पॉज करके सारी चीजें लिख लो आपने या स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, चलो ठीक है, देख लो। अब ये जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया, सारी चीजें क्या है, फ्रिक्शन के वजह से जनरेट हो रही है। लॉजिक क्या है कि भाई किसी भी कंपाउंड का, मैटर का, सब्सटेंस का जो एटम होता है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। मान लो अब हम क्या करेंगे, 2 चीजों को एक दूसरे पे रब करेंगे। क्या करेंगे, रब करेंगे मतलब घिसेंगे। तो घिसने पर क्या हो जाएगा वो स्टडी करेंगे हम। देख लो, मान लो जैसे कि क्या है, ग्लास रॉड है। इमेजिन करो कि एक ग्लास रॉड है। ग्लास तो समझते हैं ना आपको, कांच का रॉड है। ओके, ये ग्लास रॉड है। ओके, ग्लास का रॉड है। और मैंने क्या किया, इसको एक कपड़ा लिया, किसका, सिल्क क्लॉथ है, या सिल्क क्लॉथ है। ओके, ये क्या है मेरा, मान लो ये मेरा ग्लास रॉड है
और ये मेरा सिल्क क्लॉथ है। अब मैं इसे घस रहा हूँ, ऐसे ऐसे घिस रहा हूँ। तो जब दोनों को मैं घिसूंगा ऐसे तो क्या हो जाएगा, ये जो ग्लास रॉड है इस पे, अब ग्लास रॉड एक एटम से बना है, सिल्क क्लॉथ एक एटम से बना है। तो अब दोनों को घिसोगे तो दोनों के एटम एक दूसरे पे घिस लिए जाएंगे। तो दोनों एटम एक दूसरे पे घिसेंगे, मतलब ये एक एटम होगा, ये एक एटम होगा, ये ग्लास का एटम होगा और ये सिल्क का एटम होगा। दोनों एक दूसरे से घिसेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये एक दूसरे से घिसने के बाद, घिसने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास के जंप करके इधर चले जाएंगे। तो ग्लास के कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो सिल्क क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। अब 6 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इस पे -6 निगेटिव चार्ज आ गया। अब 6 इलेक्ट्रॉन अगर इससे दूर गए तो इस पे +6 चार्ज आ गया। मतलब दो चीज़ों को घिस के चार्ज जनरेट होता है, जैसे कि ग्लास रॉड अगर सिल्क क्लॉथ पे घिसोगे आप तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकते। अब डिपेंड ऑन दैट नेचर ऑफ दैट सब्सटेंस, कौन से सब्सटेंस आप घिसते हो उस पर डिपेंड करेगा। तो ग्लास रॉड अगर आपने घिसा तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। अब चार्ज बॉडी में एक एबिलिटी होती है, इट अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेंगे। अब यही चीज़ होती है। अब कॉम करने के बाद, ये सपोज ये आपका कॉम है, अब आपने बालों पे इसको घिसा, मतलब चार्ज जनरेट हुआ। अब इसके नज़दीक आप छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लाओगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ये न्यूट्रल बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है। तो चार्ज बॉडी हमेशा क्या करती है, न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ठीक है। अब ऐसे ही मान लो आपने क्या किया, एक बलून है, फुग्गा, इसको आपने किसी पर घिसा तो इस पर चार्ज आ जाएगा। अब घिसने के बाद इसको आपने अगर दीवार के नज़दीक ले गए तो बलून उसको चिपक जाएगा, बिकॉज दीवार इज़ अ न्यूट्रल बॉडी और ये बलून क्या है, चार्ज बॉडी, वो उसको चिपक जाएगा। दीवार तो उसकी तरफ नहीं आ सकती, उसका मास ज़्यादा होता है, इसलिए बलून उसको चिपक जाएगा। तो याद रखना, चार्ज बॉडी में एक एबिलिटी होती है अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करने की। तो चार्ज कैसे जनरेट किया जाएगा, चार्ज इज जनरेटेड बाय फ्रिक्शन। हमेशा याद रखना, चार्ज कैसे जनरेट होता है, फ्रिक्शन से। वेरी सिंपल, दो चीज़ों को एक दूसरे पे घिसोगे, तो क्या हो जाएगा देख लो। मान लो ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 2, एक दूसरे को घिसोगे। अब घिसने से पहले इसमें जितने प्रोटॉन हैं, मान लो इसमें 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, मान लो इसमें 1 2 3 4 5 प्रोटॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। तो पहले ये न्यूट्रल है, इस पे चार्ज 0 है, इस पे भी चार्ज कितना है, 0 है। अब घिसने पर क्या होगा, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन ही मूव होगा। इलेक्ट्रॉन क्यों मूव होगा, जब आप एटम का स्ट्रक्चर स्टडी करोगे तो प्रोटॉन कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर छुपा हुआ है, बहुत अंदर होता है प्रोटॉन तक एनर्जी जाएगी ही नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। तो दो चीज़ों के एटम एक दूसरे पे घिस जाएंगे, तो एक दूसरे पे जब घिस जाएंगे तो एनर्जी सबसे पहले किसको मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती ही ये जंप करेगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ दैट बॉडी, मान लो अगर ये ग्लास होता और ये सिल्क क्लॉथ होता, तो एक दूसरे पे घिसने के बाद क्या होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। मान लो एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के इधर आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर जंप मार के इधर आ गया तो ये प्लस, ये कैंसिल, बचा क्या, प्लस। तो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब सिल्क पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, तो सिल्क पे कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव। तो इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो 2-3 चीज़ें याद रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन नहीं। क्यों नहीं, बिकॉज प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, बहुत अंदर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है, घूमते रहता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी पे से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होने की वजह से बॉडी पे चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। ठीक है। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन गया उस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उतना ही पॉजिटिव चार्ज जिससे दूर गया उस पे आ जाएगा। इस पे +1 चार्ज आया तो इस पे -1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम फ्रिक्शन करके चार्ज बॉडी को कर सकते हैं। अब किसी बॉडी को चार्ज करना हो तो कैसे करोगे, तो उसके लिए 2 ऑप्शन है आपके पास। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। नंबर 1, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले हम कंडक्शन से चार्जिंग करेंगे। कैसे होती है अभी बताऊंगा मैं। हेडिंग लिखो, चार्जिंग बाय कंडक्शन। मान लो एक बॉडी है, अब वो इंसुलेटर रहने दो, कंडक्टर रहने दो, डजेंट मैटर। अब इसको आपको पॉजिटिव चार्ज देना है या आपको निगेटिव चार्ज देना है। तो कैसे दोगे, तो पहली मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो क्या करो, आप एक ग्लास रॉड ले लो, दिस इज ग्लास रॉड। ऐसा कैसा रॉड सर ठीक है ना। मान लो
दिस इज़ द ग्लास रॉड, ये ऐसा ग्लास रॉड है, अभी अच्छा लग रहा है, ये ग्लास रॉड है, दिस इज़ ग्लास रॉड एंड दिस इज़ सिल्क क्लॉथ। ये कौन सा क्लॉथ है? सिल्क का क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ। अब एक दूसरों को रब करोगे तो हमें पता है ग्लास पे के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। हमेशा याद रखना, इट इज़ द इलेक्ट्रॉन विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता है क्या? नहीं। तो इस पे निगेटिव चार्ज आ गया तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब अगर आपको रॉड पे निगेटिव चार्ज चाहिए होता तो आप क्या करो? प्लास्टिक का रॉड लो। ओके, प्लास्टिक का रॉड लो, डिपेंडिंग ऑन मटेरियल चार्ज इंड्यूस होता है। प्लास्टिक का रॉड लो और उलन क्लॉथ लो। उलन होता है ना स्वेटर का, उलन क्लॉथ, उलन क्लॉथ लो। ठीक है। तो अगर आप अब इन दोनों को घिसोगे तो उलन क्लॉथ के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। अब इस पे जितना निगेटिव आएगा उतना ही पॉजिटिव इस पे आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप बॉडी को क्या कर सकते हो? चार्ज कर सकते हो। ठीक है। मान लो अब आपने क्या किया, ये निगेटिवली चार्ज प्लास्टिक का रॉड आपने इसके कांटेक्ट में पकड़ा, इसके कांटेक्ट में पकड़ा, तो क्या हो जाएगा? ये सारा निगेटिव चार्ज इस पे चला जाएगा, सारा निगेटिव चार्ज इस पे चला जाएगा कंडक्शन से। ओके, अगर ये कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा तभी भी क्या हो जाएगा? ये रॉड पे का सारा निगेटिव चार्ज इस पे ट्रांसफर हो जाएगा और ये बॉडी क्या हो जाएगी? निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन। मान लो ग्लास रॉड आपने इस पे पकड़ा तो होगा क्या? पॉजिटिव चार्ज उस पे नहीं जाएगा, इसमें के इलेक्ट्रॉन, समझ में आया? इसमें के इलेक्ट्रॉन रॉड पे आ जाएंगे। हमेशा याद रखना, प्रोटॉन कभी मूव नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन ही मूव होंगे। अब मान लो इस पे कितने, 1 2 3 4 5 प्रोटॉन इस पे थे, तो मैंने रॉड जैसे ही पकड़ा तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, मतलब यहाँ के 5 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो यहाँ पर 5 प्रोटॉन आ गए। लेकिन ये प्रोटॉन इसके ऊपर के है क्या? नहीं, इसमें के इलेक्ट्रॉन इधर जाने की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो याद रखना, इट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ओके, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते, प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होते। ठीक है। लेकिन ये ऐसे ही है कि इसके प्रोटॉन इधर कैसे लग रहा है, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं, इसको जैसे ही मैंने इसके कांटेक्ट में लाया, इसके 5 इलेक्ट्रॉन ये खा गया, बिकॉज पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इस पर प्लस पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो इसको बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो कंडक्शन से सेम चार्ज प्रोड्यूस होगा। पॉजिटिव चाहिए था, पॉजिटिव रॉड पकड़ा, पॉजिटिव आ गया। निगेटिव चाहिए था, निगेटिव। तो ये क्या हो गया? चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके। अब दूसरी एक मेथड होती है, अब कंडक्शन में एक्चुअल कांटेक्ट में था, और कंडक्शन क्या होता है? दोनों के लिए वैलिड है। किसके किसके लिए? ये इंसुलेटर में भी होता है और कंडक्टर में भी होता है। अब दूसरी एक मेथड होती है, उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब एक इंडक्शन बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। इंडक्शन का मीनिंग आप ऐसे समझ सकते हो, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। वाईफाई भी बोलेगे तो चलेगा, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। मान लो आपने क्या किया, एक चार्ज बॉडी ली, एक चार्ज बॉडी ली। कौन सी चार्ज वाली? सपोज ये बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर। कौन सी बॉडी है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। अब आपने एक कंडक्टर लिया, कौन क्या लिया? कंडक्टर। कंडक्टर के ही इसको हम इंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं। कंडक्टर, हाँ ये कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब मेटल, कंडक्टर मतलब मेटल, मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब होगा क्या, जैसे ही ये बॉडी को मैंने इसके नजदीक रखा, कांटेक्ट नहीं है, दोनों में कांटेक्ट है क्या? नहीं, कांटेक्ट हो गया कि फिर वो कंडक्शन बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? कंडक्शन। और कांटेक्ट नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे इंडक्शन। तो जैसे ही मैंने इसको नजदीक लाया पॉजिटिव को, तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? पेयर है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, 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 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो रिजल्टेंट न्यूट्रल चार्ज है। लेकिन जैसे ही मैंने पॉजिटिव चार्ज इसके नजदीक लाया, इसमें के सारे इलेक्ट्रॉन, इसमें के सारे इलेक्ट्रॉन इधर जमा हो गए बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। सारे इलेक्ट्रॉन इधर जमा हो गए, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इधर क्या बचेंगे? प्रोटॉन। क्या बचेंगे? प्रोटॉन। तो इसको बोलते हैं इंडक्शन से चार्जिंग। तो इंडक्शन से कैसी चार्जिंग हुई? जब मैंने पॉजिटिव चार्ज नजदीक पकड़ा तो अदर जो बॉडी था वो कंडक्टर होना चाहिए। अगर ये इंसुलेटर होगा तो ऐसे नहीं होगा, बिकॉज इंसुलेटर में फ्री चार्ज होता है क्या? नहीं होता। तो इंडक्शन मेथड सिर्फ कंडक्टर के लिए यूज कर सकते हैं, इंसुलेटर के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये पॉजिटिव चार्ज करेगा, क्या करेगा? इसमें का सारे निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा दूर से, यहाँ एक्चुअल कॉन्टैक्ट में नहीं है तो अट्रैक्ट करेगा। तो सारा निगेटिव चार्ज इधर जमा हो जाएगा, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव। अब मान लो ये कंडक्टर है और मैंने इसके नज़दीक निगेटिव चार्ज पकड़ा, निगेटिव चार्ज पकड़ा,
तो अब क्या होगा, क्या इधर का पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा? नहीं, इधर का निगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा। हमेशा निगेटिव चार्ज ही मूव होता है, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं होता। तो ये निगेटिव की वजह से यहाँ का निगेटिव चार्ज दूर चला जाएगा, बिकॉज निगेटिव निगेटिव में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो ये निगेटिव को दूर ढक लेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर नियरर साइड में निगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव आया और फार्दर साइड में निगेटिव का सिमिलर चार्ज आया। तो ऐसे मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। और चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड सिर्फ कंडक्टर में होती है, सिर्फ कंडक्टर में होती है, ठीक है। तो एक्चुअली फिजिकल कॉन्टैक्ट करवा के अगर आप कंडक्शन कर रहे हो या चार्जिंग कर रहे हो बॉडी की, तो उसको बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये मेटल में भी होगी, इंसुलेटर में भी होगी। और एक्चुअल आप उसको कंडक्ट नहीं करा रहे और चार्ज के प्रेजेंस में सारी चीज़ें हो रही है, तो उसको बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इस तरह से आप इसको बोलते हैं इंडक्शन इफेक्ट। दिस इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन, वेरी सिंपल। पॉजिटिव चार्ज नज़दीक पकड़ोगे तो उसके नज़दीक निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होकर आ जाएगा और दूर के साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप फ्रिक्शन से चार्ज दे सकते हो, जैसे कि ग्लास है, ग्लास को आप सिल्क क्लॉथ पे रब करो, ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव आ जाएगा। उसके बाद प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप वूलन क्लॉथ पे रब करो तो प्लास्टिक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी प्लास्टिक पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, वूलन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, वूलन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लास्टिक पे निगेटिव, वूलन पे पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही और कौन सा, एबोनाइट एक मटेरियल होता है, अब किस पे रब कर रहे हो उसके हिसाब से पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ सकते हैं। उसके बाद एबोनाइट, फिर प्लास्टिक, फिर सिल्क या फिर वूलन, ये सारे मटेरियल है जो रबिंग करके हम इनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों के चार्ज दे सकते हैं। ओके, सो अब मैं आपको एक डिवाइस पढ़ाऊंगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। ये डिवाइस 12th में एज इट इज़ है, आपको कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सारी चीज़ें एज इट इज़, कुछ भी चेंज नहीं, ऐसा कि वैसा 12th में फिर से आएगा। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस होता है। ये डिवाइस का यूज़ करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि बॉडी आपकी चार्जड है या नहीं है, ठीक है। तो पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, चलो देख लो। इट इज़ कंस्ट्रक्शन मतलब क्या क्या होता है उसमें, कैसे बना हुआ होता है कंस्ट्रक्शन, क्या बोल रहा है, it is simple device which is used to identify if there is any electric charge on the body, कि बॉडी पे चार्ज है या नहीं इसको डिटरमाइन करने के लिए एक सिंपल डिवाइस बनाया जाता है। अब देयर इज अ मेटल डिस्क और रॉड अटैच टू द मेटल डिस्क और बॉल रहना चाहिए यहाँ पर, मेटल डिस्क और बॉल अटैच टू द वन एंड ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर रॉड, ठीक है। तो एक एल्यूमिनियम और कॉपर का रॉड होगा जिसको मेटल डिस्क या बॉल अटैच होगा, ओके। उसके बाद 2 गोल्ड लीव्स विच आर वेरी सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब गोल्ड लीव्स ही क्यों लिया, बाकी क्यों नहीं लिया, बिकॉज गोल्ड इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा भी उस पर चार्ज आ जाएगा वो चार्ज को बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है। लीव्स मतलब पान, अटैच टू द other end of the rod, other end of rod, okay। फिर उसके बाद the end with metal disc is outside the flask, flask मतलब एक कंटेनर है ग्लास का, and the end with gold leaves is inside the flask, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो पहले हम एक फ्लास्क ले लेंगे, इमेजिन करो दिस इज द फ्लास्क, ये ऐसे, ये एक फ्लास्क है, ओके, दिस इज द फ्लास्क, ओके। तो ये विजिबल फ्लास्क है या फिर ग्लास का एक फ्लास्क है, कंटेनर है, एक फ्लास्क है, ओके। अब इसको क्या करेंगे, इसका मुंह हम कॉर्क से बंद करेंगे जो इंसुलेटर होता है, ओके। दिस इज कॉर्क, कॉर्क ये इंसुलेटर होता है, इसमें से चार्ज नहीं जा सकता, इंसुलेटर। अब क्या करेंगे, इसमें से एक रॉड पास करेंगे, ओके, मेटेलिक रॉड पास करेंगे ऐसे, ये मेटेलिक रॉड है, ठीक है, ये मेटेलिक रॉड है, ओके, दिस इज द मेटेलिक रॉड। अब ये मेटेलिक रॉड के एक एंड पे ऐसी डिस्क कनेक्टेड है, ओके, दिस इज द डिस्क, ओके, ये ऐसे डिस्क कनेक्टेड है इसको, ठीक है। डिस्क ले सकते हो या मेटल बॉल अटैच कर सकते हो आप, दिस इज द डिस्क, ये क्या है, डिस्क कनेक्टेड है एक एंड को, और दूसरे एंड को सिंपली ऐसे ऐसे झूलते हुए, जो कान में बाली होती है ना, वैसे गोल्ड लीफ है, सिंपल गोल्ड लीफ, हाँ, दिस आर द 2 गोल्ड लीफ, सिंपल गोल्ड लीव्स, सिंपल गोल्ड लीव्स है, लीव मतलब पान, पान की तरह, या फिर सिंपली ये देखो ऐसे, अरे आ जाना है, ड्राइंग बहुत भारी है यार मेरी, ठीक है। मान लो ये ऐसे, ये गोल्ड लीफ है, ये ठीक है, ये एक गोल्ड लीफ है, ये एक गोल्ड लीफ है, चलो ये 2 गोल्ड लीफ है एकदम नज़दीक एक दूसरे के ऐसे रखे हुए, ये ऐसे 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 सस्पेंडेड गोल्ड लीफ है, दीज आर द गोल्ड लीव्स, गोल्ड सोने के लीव्स है, ओके। अब गोल्ड लीव्स ही क्यों यूज़ किए, बिकॉज गोल्ड इज़ वेरी सेंसिटिव टू द चार्ज, ओके। और ये जो है ये मेटल रॉड है, कॉपर या एल्यूमिनियम का मेटल रॉड, मेटल रॉड,
ओके अब देख लो, फ्लास्क इज क्लोज विथ कॉर्क विच इज अ बैड कंडक्टर या इंसुलेटर। तो क्या है भाई कंस्ट्रक्शन में, बहुत सिंपल सी चीज है कंस्ट्रक्शन, मैं रब करने वाला अच्छे से समझ लो। इलेक्ट्रोस्कोप एक सिंपल डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है बॉडी चार्ज है या नहीं ये आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इसमें क्या है, एक रॉड है, रॉड के एक एंड को डिस्क अटैच है, दूसरे एंड को गोल्ड लीफ अटैच है, पान ऐसे सस्पेंडेड, ओके ये पान इसके झूलते हुए, ओके गोल्ड के सोने के पान जैसे सोने की बाली होती है ना वैसे ये कॉपर का रॉड है। उसके बाद जो लीव्स वाला पोर्शन है उसको फ्लास्क के अंदर रखा हुआ है और जो डिस्क वाला पोर्शन है रॉड को वो बाहर रखा हुआ है, ओके और इसको पैक किया कैसे, कॉर्क से, जो कि क्या है इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिख लो आप, मुझे कुछ चीजें करनी है, लिख लिया आपने, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखना है आपको कि भाई एक फ्लास्क है, एक रॉड है, रॉड का जो अपर एंड है उसको मेटेलिक डिस्क अटैच है और उसका जो लोअर एंड है उसको दो गोल्ड लीफ अटैच है। गोल्ड ही क्यों, अदर मेटल क्यों नहीं, बिकॉज गोल्ड इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ चार्ज एंड गोल्ड इज वेरी सेंसिटिव टू चार्ज। गोल्ड क्या है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है किसको, चार्ज को, किसको, चार्ज को। समझ में आया। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखोगे आप कि भाई एक फ्लास्क है, फ्लास्क में एक रॉड बिठाया गया है, रॉड के एक एंड को मेटेलिक डिस्क कनेक्टेड है या मेटल बॉल भी कनेक्ट कर सकते हो और दूसरे एंड को दो गोल्ड लीफ है और ये कॉर्क से फिट किया है, कॉर्क इंसुलेटर होता है एंड दिस इज द मेटल फ्लास्क। अब मैं क्या करूंगा, 4 रॉड लूंगा, रॉड नंबर 1 देख लो आराम से समझो, रॉड नंबर 2, रॉड नंबर 3, रॉड नंबर 4, 4 रॉड है, 4 रॉड है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, आराम से समझना। इलेक्ट्रोस्कोप का यूज किस लिए किया जाता है कि बॉडी पे चार्ज है या नहीं ये आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, तो मान लो ये ग्लास रॉड है, नॉट रब्ड, किसी पे रब किया नहीं है, इसको किसी पे भी रब नहीं किया तो इस पे कोई चार्ज होगा क्या, नहीं, मतलब ये न्यूट्रल होगा, क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ओके, अब ये जो दूसरा है ये एबोनाइट रॉड है, एबोनाइट प्लास्टिक होता है, टेंशन नहीं लेना, एबोनाइट रॉड है और ये भी किसी पे रब नहीं किया, नॉट रब्ड, तो इस पे कोई चार्ज होगा क्या, नहीं, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब ये सेम ग्लास रॉड है, ये सेम ग्लास रॉड है बट इट इज रब्ड, इसको रब किया है अगेंस्ट सिल्क, अगेंस्ट सिल्क क्लॉथ। तो अगर सिल्क क्लॉथ पे रब करोगे तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, बिकॉज इस पे के इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, सिल्क क्लॉथ पे, तो इस पे पॉजिटिव, सिल्क पे निगेटिव। अब ये एबोनाइट का वही रॉड है, एबोनाइट का ही रॉड है लेकिन इसको रब किया है, रब किया है वूलन क्लॉथ पे, किस पे, वूलन क्लॉथ पे, वूलन क्लॉथ पे, वूलन क्लॉथ पे रब करोगे तो इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वूलन क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ गए आपको, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, हमें पता है 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, 2 निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब पहले मैंने क्या किया, ए रॉड नंबर 1 को उठाया, रॉड नंबर 1 को उठाया, व्हाट इज रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 1 ग्लास का रॉड है जो किसी से टच नहीं किया है, रब नहीं किया है, तो न्यूट्रल है, इसको उठाया, इसको टच किया, कुछ भी दिखा नहीं, लीफ पे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। फिर मैंने एबोनाइट को उठाया, एबोनाइट को उठाया, डिस्क को टच किया, डिस्क को टच किया, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है भाई, कुछ नहीं हुआ। अब मैंने क्या किया, ग्लास रॉड जो के सिल्क क्लॉथ पे रब किया था उसको उठाया, तो ग्लास रॉड अगर सिल्क क्लॉथ को रब किया तो क्या होगा, ग्लास पे के इलेक्ट्रॉन सिल्क पे चले जाएंगे, सिल्क पे निगेटिव चार्ज, ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही मैंने इसको उठाया और यहां पर रखा तो क्या हुआ, ये जो गोल्ड लीफ 2 ऐसे सस्पेंडेड थे, आराम से जुड़ रहे थे, अब वो ऐसे हो गए, फ्लाई ऑफ, एक दूसरे से दूर हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो क्या हुआ, जब मैंने इसको टच किया तो क्या हुआ, मान लो मैंने इसको टच किया तो सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। अब आप बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो होता ही नहीं, तो एक्चुअली में क्या हुआ होगा, देख लो, जब मैंने इसको ग्लास रॉड को ऐसे टच किया, ग्लास पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, तो ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड क्या करेगा, मेटेलिक डिस्क के अंदर के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, मेटेलिक डिस्क के अंदर के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इधर के इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर चले गए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज करेगा, क्या करेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, ऐसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज कैरी होते आया क्या, नहीं, इस पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव, पॉजिटिव चार्ज डज नॉट मूव, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं होता। तो अब इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दूर ढक लेंगे, तो ये इधर चला जाएगा ऐसे, ये इधर चला जाएगा ऐसे, एक दूसरे से दूर हो गया, एक दूसरे से दूर हो गया।
अब मैंने क्या किया, इसको उंगली लगाई, फिंगर लगाई। जैसे ही मैंने फिंगर लगाई ये सारा चार्ज जमीन में चला गया, अर्थिंग में चला गया। फिर से गोल्ड लीफ जैसे के वैसे हो गए। और चार्ज की एबिलिटी है ना, बहुत कम टाइम के लिए चार्ज रहते हैं और कुछ उसको टच हो जाए तो उसमें से वो जमीन में चले जाते हैं, अर्थिंग जमीन में चले गए। जमीन इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ निगेटिव चार्ज बोल सकते हो, सारा पॉजिटिव चार्ज जमीन में चला गया ऐसे कंसीडर कर लो। ओके, अब आप बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज तो मूव होता ही नहीं, तो समझना पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं होता। पॉजिटिव इसके नजदीक लाए तो इसमें के इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो लीफ क्या हो गए, एक दूसरे से दूर चले गए। अब इस पे से समझ आता है कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को ढकल रहे हैं। अगर अट्रैक्ट कर रहे होते तो ये लीफ जो ऐसे थे ऐसे, ये नॉर्मल पोजीशन लीफ की। ओके, दिस इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ लीफ। ओके, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज आ गए, एक दूसरे को ढकल रहे, ऐसे हो गए, दूर हो गए। रिपेल कर रहे हैं ना, अट्रैक्ट कर रहे होते ऐसे चिपक जाते। ये नॉर्मल पोजीशन है, अट्रैक्शन होता तो चिपक जाते, रिपल्शन है इसलिए ऐसे दूर चले गए। ठीक है, तो दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दूर ढकलते हैं, यहाँ से क्लियर हो गया। अब मैंने क्या किया, उंगली लगाई, सारा न्यूट्रल कर लिया, फिर से लीफ नॉर्मल पोजीशन पे आ गए, नॉर्मल पोजीशन पे आ गए लीफ। अब मैंने ये एबोनाइट का रॉड उठाया, इसको टच किया। अब भाई इलेक्ट्रॉन को तो एबिलिटी होती है मूव होना, ये सारा निकल गया इलेक्ट्रॉन। अब ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन फटाफट कंडक्टर है इसलिए इस पे से मूव होते जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, तो दोनों लीफ निगेटिव चार्ज, फिर से दोनों लीफ फ्लाई ऑफ हो जाएंगे। तो यहाँ से पता चला कि रॉड नंबर 4 पे चार्ज है, रॉड नंबर 3 पे भी चार्ज है। ओके, 4 पे चार्ज है, 3 पे चार्ज है, कौन सा अभी तक पता नहीं लगा, लेकिन चार्ज है ऐसा पता लगा। और इस पे चार्ज है क्या, नहीं, बिकॉज गोल्ड लीफ पे कोई इफेक्ट हुआ क्या, नहीं। और ये गोल्ड लीफ को ऑब्जर्व करने के लिए ये फ्लास्क जो है ये कांच का बनाया जाता है। ठीक है, तो चलो वर्किंग को समझते हैं। क्या बोल रहा है, इफ ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड, ग्लास वाला पॉजिटिव होगा बिकॉज इसको सिल्क पे रब किया होगा, एबोनाइट वाला निगेटिव होगा अगर आप इसको उलन पे रब करोगे। तो ये रॉड अभी तक किसी पे रब नहीं किया, नॉट रब्ड अगेंस्ट एनीथिंग, किस पे भी रब नहीं किया, मतलब अभी तक इस पे जीरो चार्ज है, फिलहाल इस पे जीरो चार्ज है। इफ दे टच टू मेटल डिस्क इलेक्ट्रोस्कोप देन गोल्ड लीव्स रिमेन्स क्लोज, जैसे है वैसे ही रहेंगे, गोल्ड लीफ जैसे है वैसे ही रहेंगे, बिकॉज रॉड नंबर 1 और रॉड नंबर 2 ग्लास का एबोनाइट का किसी पे रब किया क्या, नहीं, मतलब ये न्यूट्रल रॉड है। कैसे रॉड है, न्यूट्रल रॉड है। न्यूट्रल रॉड मतलब कोई चार्ज है क्या उस पर, नहीं। तो अनचार्ज बॉडी अगर इस पे टच करोगे तो गोल्ड लीव्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर गोल्ड लीफ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा तो रॉड कैसे है, अनचार्ज्ड है। कैसे है, अनचार्ज है। अब when glass rod is rubbed against silk cloth, तो ग्लास रॉड को अगर सिल्क क्लॉथ पे घिसोगे तो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। एंड टच टू द डिस्क, अब ये ग्लास रॉड अगर आप, ये ग्लास रॉड अगर आप डिस्क को टच करोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दिस देन गोल्ड लीव्स फ्लाई अपार्ट, तो दो पॉजिटिव एक दूसरे को ढकलते हैं इसलिए दोनों गोल्ड लीव क्या हो जाएंगे, फ्लाई ऑफ, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। व्हेन एबोनाइट रॉड रब्ड अगेंस्ट उलन क्लॉथ, तो एबोनाइट रॉड अगर उलन क्लॉथ के अगेंस्ट रब करोगे तो एबोनाइट रॉड पे निगेटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। और इसको टच करोगे मेटालिक डिस्क पे, देन लीव्स फ्लाई अपार्ट, फिर भी लीव्स क्या होंगे, फ्लाई अपार्ट हो जाएंगे ड्यू टू निगेटिव चार्ज। किस वजह से, निगेटिव चार्ज पे। तो ग्लास रॉड के वक्त पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपेल हो गए और एबोनाइट रॉड के वक्त निगेटिव चार्ज की वजह से रिपेल हो गए। ओके, इफ वी टच अ फिंगर टू डिस्क, अगर आप उंगली लगाओगे डिस्क को, देन लीव्स अगेन कम्स क्लोज, फिर से लीव्स पहले वाले पोजीशन पे आ गए। क्यों आ गए, जैसे ही मैंने इसको उंगली लगाई, उंगली में से सारा चार्ज जमीन में चला गया, इसको अर्थिंग भी बोलते हैं। तो जमीन में चला गया, चार्ज ही चला गया, तो अब कुछ बचा क्या वहां पर, नहीं। बिकॉज ऑफ ऑल चार्ज विल ट्रांसफर टू अर्थ, सारा चार्ज जमीन में चला जाएगा। ओके, तो इन दिस वे इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द बॉडी इज चार्ज और नॉट। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्कोप में हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि बॉडी चार्ज्ड है या नहीं। समझ में आया, अगर लीव्स मूव हो रहे हैं तो बॉडी चार्ज है और लीव्स मूव नहीं हो रहे तो बॉडी अनचार्ज है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोस्कोप के मदद से बॉडी पर चार्ज है या नहीं ये डिटरमाइन कर सकते हैं। गोल्ड लीफ ही क्यों यूज किए, बिकॉज गोल्ड लीव्स आर वेरी इलेक्ट्रिक सेंसिटिव टू चार्ज, सेंसिटिव टू द चार्ज, चार्ज से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते। ठीक है, अब मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जिस मेथड से मुझे क्या करना है, जो लीव्स है गोल्ड के, गोल्ड लीव्स को क्या करना है, निगेटिवली चार्ज करना है। तो कैसे चार्ज करूंगा मैं गोल्ड लीव्स को निगेटिवली चार्ज, आराम से समझना, सारी चीज़ें आपको रियलाइज होंगी, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक मेथड से गोल्ड के जो लीव्स है इलेक्ट्रोस्कोप में के उसको निगेटिव चार्ज देना है। ठीक है, मान लो केस नंबर 1, मैं क्या करूँगा, ये मेरे लीव्स है, ये डिस्क है, ये रॉड है और ये दो लीव्स हैं। ओके, जो कि नज़दीक है, एक दूसरे से नज़दीक है। ओके, ये केस नंबर 1, ये मेरा क्या है,
केस नंबर 1, ये मेरा इलेक्ट्रोस्कोप है। ओके, ये डिस्क है, ये रॉड है, ये ल्यूज है। ओके, अब कोई चार्ज नहीं इसलिए नज़दीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसी ल्यूज के यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक रॉड लूँगा जिस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको टच करूँगा क्या, मैं टच नहीं करूँगा, समझना, टच नहीं करूँगा, सिर्फ पकड़ूंगा। तो इंडक्शन प्रोसेस होगी। तो इंडक्शन प्रोसेस होने पर ये कंडक्टर है ना सारे, तो कंडक्टर है मतलब सारा निगेटिव चार्ज इसके नज़दीक आ जाएगा, 2, 4, 5 और 6। तो निगेटिव चार्ज नज़दीक आ गया मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आने से ल्यूज दूर चले गए। इसको ऐसे ही मेंटेन करो। अब क्या करो, हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोस्कोप लिया, ये ल्यूज थे इसके। ओके, ये ल्यूज विल फ्लाई ऑफ, हाँ, बिकॉज इस पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे हो जाएंगे ल्यूज, बिकॉज इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आया, सिंपल। अब ये निगेटिव चार्ज 2, 2, 4, 2, 6, ये पॉजिटिव चार्ज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 5 और 1, 6, समझ लो। ओके, सिंपल सिचुएशन। ओके, तो अब क्या है, ये सेम सिचुएशन है, ये दो जो लीफ्स 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है, ऐसा था सिचुएशन। ये सिचुएशन सिर्फ ये इस केस नंबर 2, केस नंबर 3। अब मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर वायर अटैच किया, ऐसे वायर अटैच करके इसको अर्थिंग कर दी। अर्थिंग मतलब ज़मीन में कनेक्ट किया। अब जैसे ही ज़मीन में कनेक्ट किया, इसको बोलते हैं अर्थिंग, याद रखना, अर्थिंग। तो अर्थिंग को कनेक्ट किया तो अब दो ऑप्शन है, एक तो निगेटिव चार्ज जाएगा या पॉजिटिव चार्ज जाएगा या दोनों जाएंगे। तो निगेटिव नहीं जाएगा, बिकॉज अर्थिंग इज आल्सो अ निगेटिव। तो निगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो यहाँ से बहुत सारा निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, मतलब इट इज सिमिलर टू ये सारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो होके इधर चला जाएगा, ज़मीन में चला जाएगा। अब आप बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज तो मूव होता ही नहीं है, सही है भाई, वही होगा, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इट इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज इधर आया। इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज इधर आया, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन अंदर चले गए, ये न्यूट्रल कर दिया इसको, इधर 6 प्रोटॉन आ गए, समझ में आया। तो सारा कितना भी हजारों लाखों चार्ज ज़मीन एडजस्ट कर सकती है। अब सिचुएशन क्या होगी, देख लो, ऐसे होगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा 3 और 3, 6। ये ग्लास रॉड अभी तक हमने हटाया नहीं और टच भी नहीं किया, 2, 4, 6। अब हमारे जो गोल्ड ल्यूज है नॉर्मल रहेंगे। तो ये चार्ज कहाँ गया सर, ये ज़मीन में चला गया, ठीक है, ल्यूज नज़दीक है। और ये निगेटिव चार्ज नीचे क्यों नहीं आ रहा है सर, बिकॉज इसको ग्लास रॉड ने पकड़ रखा है। अब आप जैसे ही ग्लास रॉड को हटाओगे, इसको हटाते ही ये सारा निगेटिव चार्ज फ्लो होगा, इस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब इस पे निगेटिव चार्ज आ गया कि ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ऐसे 1, 2, 3, 1, 2, 3। यहाँ पर निगेटिव चार्ज रहेगा क्या, तो इस तरह से हम गोल्ड लीफ को क्या कर सकते हैं, निगेटिव चार्ज दे सकते हैं। दिस इज इंडक्शन प्रोसेस। रॉड लाया पॉजिटिव चार्ज रॉड लाने से निगेटिव चार्ज ऊपर चला गया, इसको अर्थिंग कनेक्ट कर दी, सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थिंग में चला गया। निगेटिव क्यों नहीं गया सर, ये पॉजिटिव ने पकड़ रखा है उसको, एक रीजन। दूसरा, अर्थिंग क्या होता है, निगेटिव। तो निगेटिव में जाएगा क्या, नहीं, रिपल्शन, इसको ढक लेगा, इसको अंदर आने देगा क्या, नहीं। अब जैसे ही आपने ग्लास रॉड को हटाया, ये निगेटिव चार्ज नीचे चला गया, बिकॉज ये कंडक्टर है ना, और निगेटिव चार्ज उस पर जाते ही ये गोल्ड लीफ एक दूसरे से दूर चले गए। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्कोप, विच इज अ डिवाइस यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ चार्ज और चार्ज बॉडी। अब जो रेनी सीजन में बिजली चमकती है या बिजली गिरती है, जिसको लाइटनिंग बोलते हैं, वो कंसेप्ट क्या होता है, देख लो। होता क्या है, बरसात के सीजन में जो बादल आते हैं, जिनको क्लाउड बोला जाता है। क्लाउड बेसिकली होता क्या है, क्लाउड में एयर होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, मॉइस्चर होता है, एंड इसमें कई बार स्मॉल आइस पार्टिकल भी होते हैं, बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल भी होते हैं। तो होता क्या है, ऐसे बहुत सारे क्लाउड होते हैं स्काई के अंदर। तो जब ये दो क्लाउड एक दूसरे पे रब होते हैं, जैसे ही ये रब होंगे तो रबिंग की वजह से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद सारा पॉजिटिव चार्ज क्लाउड के अपर पार्ट में चला जाता है, सारा पॉजिटिव चार्ज। और ये इतना ज़्यादा होता है कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा। और सारा निगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा निगेटिव चार्ज क्लाउड के नीचे वाले पार्ट में आ जाता है। अब होता क्या है, यहाँ पर होता है अर्थ। अब जगह नहीं है, इतने नीचे नहीं होता है, यहाँ ये अर्थ है, दिस इज द अर्थ। ओके, तो अर्थ क्या है, निगेटिव चार्ज का सरफेस है, सोर्स ऑफ निगेटिव चार्ज है। तो होता क्या है,
ये निगेटिव चार्ज इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि लीक होना शुरू कर देता है, लीक होना शुरू कर देता है। और ये निगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो होने लगता है। इसी को ही बोलते हैं बिजली चमकना या बिजली गिरना। तो अगर ये चार्ज फ्लो करेगा, दैट फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी, और ये इतने शार्पली मूव होगा, इतने कम टाइम में मूव होगा कि ऐसा आवाज़ आता है, आवाज़ जनरेट होता है। एंड आवाज़ के साथ साथ लाइट भी होती है, लाइट के साथ साथ हीट भी जनरेट होती है। ओके जैसे कि आपने ये देखा होगा, लोकर होती है ना, मतलब जो हमारा हम विंटर सीजन में जो ओढ़ते हैं, ओके ब्लैंकेट वगैरह होती है, उसको आप ऐसे जैसे खोलते हो तो चमकता है कुछ, ओके थोड़ा सा चमक आती है और चिट 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 ऐसा आवाज़ आता है, तो वो चार्ज की वजह से होता है। अब इतना छोटा सा आपका ब्लैंकेट, उसको आप खोल रहे हो तो चिट 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 साउंड जनरेट करके थोड़ी सी लाइट वो जनरेट कर रहा है। इमेजिन करो क्लाउड तो कितने बड़े होंगे, कितना चार्ज होगा, इसलिए आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इसके बीच में जो वोल्टेज जनरेट होता है ना, वो 1 मिलियन वोल्ट होता है, मतलब 10⁶ वोल्ट। अभी आप 440 कोई खतरा लिखते हो, आपके डीपी पे होता है ना 440 वोल्ट खतरा, ओके तो 1 मिलियन वोल्ट मतलब 10⁶ वोल्ट, मतलब इमेजिन करो कितना ज़्यादा वोल्टेज हो। ठीक है, तो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, मतलब बिजली चमकना। ठीक है, तो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग क्या होता है देख लो। ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के दिनों में, ड्यूरिंग रेनी सीजन बरसात के दिनों में क्या होता है, क्लाउड्स आर लोडेड विथ, क्लाउड मतलब जो ढग आते हैं, जो अबर आता है, क्लाउड्स में क्या होता है, मॉइस्चर होता है और एयर होता है। कई बार इसमें आइस के छोटे छोटे पार्टिकल भी होते हैं। क्लाउड रब अगेंस्ट ईच अदर, तो ये जो क्लाउड होंगे एक दूसरे पे रब किए जाएंगे। फिर अब इन द स्काई, स्काई के अंदर अपर पार्ट ऑफ द क्लाउड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, ये रबिंग की वजह से जो ऊपर वाला पार्ट है क्लाउड का वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। एंड लोअर पार्ट बिकम निगेटिवली चार्ज, और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। दिस निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज ऑन द बेस ऑफ द क्लाउड, जो बेस ऑफ द क्लाउड पे होगा इतना ज़्यादा होगा, वेरी मच हाई देन निगेटिव चार्ज ऑन द ग्राउंड। अब हमने पहले ही बताया आपको, ग्राउंड इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ निगेटिव चार्ज, ग्राउंड में बहुत सारा निगेटिव चार्ज होगा, लेकिन ये चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, छोटे स्पेस में बहुत ज़्यादा चार्ज होगा। तो क्या हो जाएगा, ये सारा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये भी एक कारण हो सकता है, सारे निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हेंस निगेटिव चार्ज ऑफ क्लाउड रैपिडली एंड क्विकली कम्स डाउन, तो ये जो सारा निगेटिव चार्ज है इतने फास्टली नीचे आएगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, बहुत सारी हीट जनरेट होगी, बहुत सारी लाइट जनरेट होगी, घिस जाएंगे ना वो एक दूसरे पे, बहुत सारी लाइट जनरेट होगी एंड साउंड भी जनरेट होगा, बहुत सारा साउंड जनरेट होगा विथ इलेक्ट्रिक करंट। ये चार्ज का जो फ्लो होना होता है उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब वायर में से करंट जा रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, प्रोटॉन तो नहीं फ्लो होते, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो दिस कॉल्ड फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। क्लाउड एक दूसरे पे रब होके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ये निगेटिव चार्ज इतना ज़्यादा होता है ज़मीन के निगेटिव चार्ज से कि ऊपर से नीचे की तरफ सारा निगेटिव चार्ज फ्लो होने लगता है, और इसका अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कि ये स्ट्रॉन्ग हीट, साउंड और लाइट जनरेट करता है। इसी को क्या बोलते हैं, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। क्या बोलते हैं, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। पॉज करके लिख लो, हो गया। अब लाइटनिंग स्ट्राइक क्या होता है देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, और उसका प्रिवेंटिव मेजर क्या होता है, उसके फायदे क्या होते हैं, उसके नुकसान क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लाइटनिंग स्ट्राइक मतलब बिजली गिर जाना, बिजली गिर जाना। देखो अब मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। मान लो ये ज़मीन है, दिस इज़ द अर्थ सरफेस, ओके। अब अर्थ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग होंगी, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, ओके। इस पे ट्रीज होंगे, ओके, ये ऐसे पेड़ होंगे, ओके, ऐसे पेड़ होंगे इस पे, और ये मान लो ये क्लाउड है आपके, मान लो ये आपके क्लाउड है। ठीक है, तो क्लाउड में रबिंग हो गया, रबिंग होने से सारा निगेटिव चार्ज नीचे आ गया, निगेटिव चार्ज नीचे आ गया, और पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला गया, पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला गया। अब ये इमेजिन भी नहीं कर सकते आपके कितना ज़्यादा चार्ज होगा, हम तो ड्रॉ इतना सा कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चार्ज होता है ये इतना ज़्यादा चार्ज होता है कि विच इज़ कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इंडक्शन इफेक्ट इन इंसुलेटर ऑल्सो। बिल्डिंग इंसुलेटर है, बिल्डिंग इज ए इंसुलेटर, तो ये निगेटिव चार्ज इतना ज़्यादा होता है कि इंसुलेटर में भी इंडक्शन इफेक्ट कर देगा। मतलब कैसा, ये निगेटिव चार्ज इंडक्शन की वजह से बिल्डिंग का सारा पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, बिल्डिंग में सारा पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। पेड़ इंसुलेटर है, फिर भी सारा पॉजिटिव चार्ज इंडक्शन इफेक्ट की वजह से, बिकॉज ये चार्ज इतना ज़्यादा है मेरे भाई कि ये इंसुलेटर में भी इंडक्शन इफेक्ट कर देगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। अब निगेटिव चार्ज फ्रिक्शन हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और ये बढ़ते जा रहा है, तो इंडक्शन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो अब ये बिल्डिंग नज़दीक है ना इसके, तो ज़्यादा इंडक्शन इफेक्ट बिल्डिंग में होगा,
कंपेरेटिव टू द अर्थ। तो होता क्या है, और ये जो अर्थ है इट इज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ निगेटिव चार्ज, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन आ जाएगा, सबको पता है। तो बहुत हाई स्पीड से एक लिमिट के बाद क्या होगा, बिजली इधर इलेक्ट्रॉन या ये जो चार्ज है वो बहुत हाई स्पीड से बहुत कम टाइम में फ्लो होगा, बहुत हाई स्पीड से बहुत कम टाइम में फ्लो होगा, और इसी को ही बोलते हैं हम बिजली गिर जाना। बिल्डिंग पे और पेड़ पे बिजली गिर जाती है, जो ऊंचे ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे बिजली जल्दी गिरती है, जल्दी गिरती है। तो ऐसे मम्मी हमें सजेस्ट करती है ना, जब पानी गिर रहा है तो बेटा झाड़ के नीचे मत ठहरना, वो एक्सपीरियंस से बोलती है, लेकिन एक्चुअल फिनोमेनन ये होता है। तो यहाँ बिजली नहीं गिरेगी, यहाँ गिरेगी, यहाँ गिरेगी, ऊंचे ऑब्जेक्ट पे जल्दी, वो नज़दीक का पाथ ढूंढेगा ना, तो इसको बोलते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक, बिजली गिर जाना। देख लो कैसे गिरती है बिजली, ठीक है, समझ लो। when इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड, ये क्लाउड है, इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड आर इन द स्काई, स्काई के अंदर होते हैं, दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रिसिटी टूवर्ड्स टॉल बिल्डिंग्स और ट्री। तो बिल्डिंग और ट्री के चार्ज वो इंडक्शन इफेक्ट से अट्रैक्ट करेंगे। ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट अपोजिट चार्ज आर डेवलप ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग। अब आप बोलोगे सर रूफ तो इंसुलेटर है ना, तो मेरे भाई ये चार्ज इतना ज़्यादा होगा कि इंडक्शन इफेक्ट इंसुलेटर में भी जनरेट कर देगा वो, ओके। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ट्री देयर इज दस अट्रैक्शन बिटवीन, अब इंडक्शन इफेक्ट से निगेटिव के नज़दीक पॉजिटिव, निगेटिव के नज़दीक पॉजिटिव। अब हमें पता है पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन। अब ये इतना बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो अपोजिट चार्ज में इतना अट्रैक्शन बढ़ जाएगा कि द क्लाउड्स एंड बिल्डिंग का दोनों के बीच का, या क्लाउड और ट्री के बीच का अट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हेंस द चार्ज ऑन द क्लाउड फ्लो टुवर्ड्स द बिल्डिंग एंड कॉल्ड स्ट्राइक ऑन द बिल्डिंग। दिस इज कॉल्ड एज लाइटनिंग स्ट्राइक। इसको क्या बोलते हैं, बिजली का गिरना। क्लाउड में का जो लोअर पार्ट का निगेटिव चार्ज है इतना ज़्यादा होता है कि इवन बिल्डिंग या ट्री में भी वो इंडक्शन इफेक्ट जनरेट कर देता है, और अपोजिट चार्ज उसके टॉप पे डेवलप करता है। ये धीरे धीरे बोलने के बजाय फास्टली बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक लिमिट के बाद क्या हो जाएगा, क्लाउड का निगेटिव चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसी फ्लो होने को क्या बोलते हैं, लाइटनिंग स्ट्राइक। बिल्डिंग डैमेज हो जाएगी, आदमी मर सकते हैं, पेड़ पूरा जल जाएगा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब लाइटनिंग से क्या क्या डैमेज होता है देख लो। डैमेज बाय लाइटनिंग, बिजली कड़कने से या बिजली गिरने से क्या डैमेज होता है। डैमेज टू बिल्डिंग, ट्रीज डैमेज हो जाएगी, बिल्डिंग डैमेज हो जाएगी। ट्रीज कभी कभी जल जाते हैं, जिस पेड़ पे बिजली गिरेगी वो पेड़ जल जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरी तरह से। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का आपने देखा होगा, जब भी बिजली कड़कती है तो घर में के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, ठीक है। तो अब बिजली के टाइम क्या दक्षता घेनी चाहिए या अवेयरनेस क्या लेना चाहिए, लोगों को कैसे करना चाहिए। शुड नॉट मूव आउटसाइड वेयर द थंडर और लाइटनिंग। जहाँ बिजली चमक रही वहाँ क्यों जा रहे हो भाई, मरने के लिए जा रहे हो, जिंदगी से प्यार नहीं है, मत जाओ, घर में बैठो। दे शुड नॉट गो इनटू वाटर, पानी में नहीं जाना चाहिए। वन शुड नॉट स्टैंड अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे तो बिल्कुल नहीं ठहरना चाहिए। मम्मी हमेशा आपको सजेस्ट करती है कि बेटा ठीक है गया तो गया, लेकिन झाड़ के नीचे मत रुकना, ओके। ओपन स्पेस में भी नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे बिजली हो सकती है। हाइट पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिकॉज हाइट पे चांसेस ज़्यादा होते हैं बिजली गिरने के, ठीक है। अब लाइटनिंग कंडक्टर बिठा दो बिल्डिंग पे, ताकि बिल्डिंग पे अगर बिजली गिरे भी तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो क्या होता है लाइटनिंग कंडक्टर, आगे वाले पॉइंट में अभी 10 मिनट में डिस्कस करूंगा मैं, ओके। पीपल शुड नो अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब कोई आदमी कोई एक्सीडेंट हो गया तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस चाहिए आपको, ठीक है। मतलब किसी के आंख पे बिजली गिर जाए तो जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करो, या फिर उसकी अगर हार्ट बीट बंद हो गई तो उसकी छाती थोड़ी सी प्रेस करो, इस टाइप की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसको डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। तो अब आप बोलोगे सर बिजली इतनी ही बुरी है ना, तो हम क्या करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान बिजली ही मत गिरा। तो ऐसे करोगे तो नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। क्यों, बिकॉज जब बिजली कड़कती है ना, ऊपर वाले का अपना एक मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो जब बिजली कड़कती है तो उसमें से जो हीट जनरेट होती है, बिकॉज ऑफ दैट हीट जो एटमॉस्फेयर, ये अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है इसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है। तो इतने ज़्यादा हीट के वजह से ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने के बाद NO एक कंपाउंड तैयार होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो पानी गिर रहा है इस पानी में मिल जाएगा, रेन वाटर में मिक्स हो जाएगा, और रेन वाटर में मिक्स होके नीचे गिर जाएगा, ज़मीन पे गिरेगा, ज़मीन में एब्सॉर्ब होगा, तो ये नाइट्रिक एसिड ज़मीन में मिल जाएगा। अब जब ये नाइट्रिक एसिड ज़मीन में मिल जाएगा तो खाद की तरह काम करता है, फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है, और ज़मीन की फर्टिलिटी एबिलिटी, उत्पादन क्षमता बढ़ा देता है।
अब मान लो बिजली ही नहीं चमकेगी तो खाओगे क्या, ज़मीन में से कुछ उगेगा ही नहीं। तो ज़मीन के फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजली चमके, तो बिजली चमकना अच्छा है, आप घर में बैठो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो ऑक्सीजन है इन्वायरमेंट का, इस हीट के वजह से कन्वर्ट हो जाता है O3 में। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, O3 में कन्वर्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसको बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं? ओजोन। तो ये ओजोन का लेयर बन जाता है अर्थ के सराउंडिंग में। अर्थ के सराउंडिंग में 48 किलोमीटर पे, लगभग 48 किलोमीटर पे ऐसा एक लेयर है। ओके, ऐसा एक लेयर है, एक एनवलप है। ओके, एक एनवलप है किसका? O3 गैस का। कैसे बनता है? जब बिजली चमकती है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। इस हीट से हवा का कुछ ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ओजोन का काम क्या होता है? जो सूरज है ना, सन क्या करता है? लाइट इमिट करता है। इस लाइट में कुछ हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं, अगर वो ह्यूमन बॉडी पे गिर गए तो कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन रेडिएशन को बोलते हैं यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन। डिसीज कॉजिंग है, कैंसर हो सकता है इससे। तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ये ओजोन पूरी तरह से एब्सॉर्ब कर लेता है, उसको आगे जाने नहीं देता। ठीक है ना? तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं लाइटनिंग के। ठीक है, तो ड्यू टू ट्रिमेंडस, बहुत सारी हीट ऑफ लाइटनिंग, इतनी ज़्यादा हीट जनरेट करती है लाइटनिंग के केमिकल रिएक्शन ऑकर मतलब घड़ने, केमिकल रिएक्शन होगी बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ एयर। जो हवा के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है उसके बीच में एक रिएक्शन होगी और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड गेट फॉर्म बन जाएगा। इट मिक्स विथ रेन वाटर, ये बारिश के पानी के साथ मिल जाएगा। कम्स डाउन ऑन द अर्थ, जमीन के ऊपर आएगा। एंड मिक्स विद द अर्थ, मिट्टी में मिल जाएगा। और इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ अर्थ, जमीन की उत्पादन क्षमता बढ़ाएगा, वो उत्पादन क्षमता बढ़ा देगा। और दूसरा पॉजिटिव क्या है लाइटनिंग का? ड्यू टू एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी के वजह से क्या हो जाता है लाइटनिंग के, द ऑक्सीजन इन एयर इज कन्वर्टेड इनटू ओजोन, ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू ओजोन विच प्रोटेक्ट, जो हमें प्रोटेक्ट करता है लाइफ को फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन फ्रॉम सन। जो सूरज से अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन निकल रहे हैं, ये एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला की तरह काम करेगा, ओजोन अम्ब्रेला, जो अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन एब्सॉर्ब कर लेगा। अगर ये अर्थ पे आएंगे, हमारे स्किन पे गिरेंगे, तो ये कैंसर कॉजिंग है, इससे कैंसर हो सकता है। और आपको पता है कैंसर कैसी बीमारी। ठीक है, सो दीज आर द पॉजिटिव्स ऑफ लाइटनिंग। अब लाइटनिंग एक पर्पस के लिए ज़रूरी है। लाइटनिंग होगी ही नहीं तो भी हमारा नुकसान है, लाइटनिंग होगी तो भी नुकसान है। तो जो लाइटनिंग से होने वाला डैमेज है या नुकसान है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग लाइटनिंग कंडक्टर। अब ये कंडक्टर होता क्या है? मान लो ये ज़मीन है, दिस इज़ द ज़मीन। ओके, अब ये ज़मीन है, ठीक है, ओके। इस पर एक बिल्डिंग बंधी हुई है, टॉल बिल्डिंग है ऐसी। ओके, दिस इज़ द टॉल बिल्डिंग ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है अर्थ सरफेस के ऊपर, ऐसी बिल्डिंग है। अब प्रॉब्लम ये है कि लाइटनिंग जब होगी तो पहले बिल्डिंग को टारगेट करेगी, बिकॉज उसको नज़दीक गिरेगा वो। अब इसको लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी अरेंजमेंट करनी है। आपको क्या करना है, एक कॉपर स्ट्रिप लेनी है ऐसी, और इसको फोर्क्ड एजेस बिठाने हैं। फोर्क्ड मतलब इसको पॉइंटेड, नोकीले एजेस बिठाने हैं ऐसे। नोकीले एजेस क्यों बिठाने हैं? बिकॉज चार्ज में एक एबिलिटी होती है, चार्ज ऑलवेज मूव टू पॉइंटेड सरफेस, पॉइंटेड सरफेस। ओके, पॉइंटेड सरफेस पे हमेशा चार्ज चला जाएगा। मान लो ये बॉडी है, ऐसी बॉडी है, इस पे आप चार्ज रखोगे तो ऑटोमेटिक सारा चार्ज यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो चार्ज को पॉइंटेड सरफेस पसंद है, सारा चार्ज हमेशा पॉइंटेड सरफेस पे जाने की कोशिश करता है। ओके, तो अब क्या करना है, इसको एक अब इसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज कॉल्ड एज टिप एंड। इसको बोलेंगे टिप या एंड। पॉइंटेड टिप है इसका, फोर्क्ड टिप है। अब इसको क्या करना है, कॉपर स्ट्रिप से ऐसे कनेक्टेड करना है। इसको ऐसे नीचे लाना है, नीचे लाना है, ऐसे ऐसे नीचे लाना है। नीचे ला के इसको क्या करना है, ज़मीन में एक खड्डा खोदना है। ज़मीन में एक खड्डा खोद दिया हमने, इसको बोलेंगे पिट। इस पिट में क्या भरना है आपको? मिक्सचर किसका? साल्ट और कोल का। बताऊंगा क्यों, साल्ट और कोल का। ओके, मतलब कोयला और नमक डाल दिया जाता है। और ये जो कॉपर स्ट्रिप्ड है, इसमें एक आयरन की प्लेट होती है, आयरन की प्लेट होती है, कास्ट आयरन बोलते हैं उसको। इसको ये कनेक्ट कर देनी है और ये खड्डा मिट्टी से ढक देना है। और यहाँ पर पानी डालने के लिए प्रोविज़न रखना है। पानी क्यों डालना है वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ओके, प्रोविज़न रखना है, ठीक है। तो अब जब भी बिजली चमकेगी तो बिजली चमकेगी मतलब चार्ज होगा ये, एंड चार्ज ऑलवेज लाइक
पॉइंटेड एजेस, तो पॉइंटेड एजेस पे ये चार्ज गिरेगा। अब ये कॉपर की स्ट्रिप है, ये इस तरह की होगी, पॉइंटेड एजेस होते हैं इसके, त्रिशूल होता है ना उस तरह के पॉइंटेड एजेस होते हैं इसके ऐसे। तो ये पॉइंटेड एजेस पे सारा चार्ज क्या होगा, पॉइंटेड एजेस अट्रैक्ट करेंगे और ये चार्ज क्या होगा, ये कॉपर स्ट्रिप में से, ये क्या है, ये कॉपर स्ट्रिप है, ओके, कॉपर स्ट्रिप, ओके, कॉपर स्ट्रिप, स्ट्रिप मतलब पट्टी, कॉपर स्ट्रिप में से सारा चार्ज फ्लो हो जाएगा, इसमें से जाएगा, ऐसे जाएगा और ज़मीन में चला जाएगा। और आपको पता है ज़मीन इज़ अ वेरी बिग सोर्स ऑफ निगेटिव चार्ज, तो सारा चार्ज ये क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अब यहाँ पर आपने पानी क्यों डाला, बिकॉज पानी अगर डालोगे तो चार्ज इजीली स्प्रेड होगा। अब इतना ज़्यादा चार्ज इधर आ रहा है तो उसी स्पीड से इसको फ्लो करवा के ज़मीन में स्प्रेड करवाना होगा। तो अगर यहाँ पर पानी रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, तो चार्ज आराम से फ्लो हो सकता है। अब उसके बाद नमक रहेगा तो नमक में चार्जेस होंगे, और कोयला रहेगा तो चार्जेस होंगे, तो आराम से चार्ज कोयले में, नमक में स्प्रेड हो सकता है। तो कोयला, साल्ट, पानी, ये सारे किस लिए होते हैं कि चार्ज आराम से स्प्रेड हो जाए। तो ऐसे अगर आपने अरेंजमेंट की है तो इसको बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। और ये लाइटनिंग कंडक्टर अगर किसी के घर पे होगा तो सराउंडिंग एरिया भी क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। देखो ओल्ड डेज में चर्च जो बिल्डिंग होती थी, चर्च की बिल्डिंग, वो बहुत डैमेज होते थे जब लाइटनिंग कंडक्टर का पता नहीं था। तो अब क्या कर दिया लोगों ने, उसके ऊपर कॉपर की एक स्ट्रिप बिठा दी, कॉपर की स्ट्रिप कनेक्टेड लाई, जमीन में गाड़ दी, उसका दूसरा एंड किसको कनेक्ट किया, आयरन को, किसको, आयरन को, आयरन स्ट्रिप, ये आयरन स्ट्रिप होगी, आयरन स्ट्रिप, लोखंड की एक प्लेट होगी, इसको कनेक्टेड किया, उसको जमीन में गाड़ दिया। और उस किस में गाड़ा, नमक, कोयला, और उसमें पानी डालने का भी प्रोविजन रखा। पानी, नमक, कोयला रहेगा तो उसमें चार्ज इजीली स्प्रेड हो सकता है। तो इतना ज़्यादा जो चार्ज आ रहा था वो ज़मीन में ट्रांसफर कर दिया गया है, तो अब बिल्डिंग उससे क्या हो जाएगी, प्रोटेक्टेड हो गई। तो दिस इज द सिंपल अरेंजमेंट ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन। तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक। तो बिजली गिरने से बिल्डिंग को जो प्रोटेक्ट करता है ये डिवाइस, दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज लाइटनिंग कंडक्टर, उसको बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। क्या होता है इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कॉपर स्ट्रिप, ये लंबी कॉपर की पट्टी है, ऐसी लंबी कॉपर की पट्टी है, विथ वन एंड फोर्क, फोर्क मतलब पॉइंटेड एंड बनाया हमने इसे त्रिशूल की तरह, पॉइंटेड एज बनाया, ओके, एक एंड इसका जो होता है इधर का पॉइंटेड बनाया हमने फोर्क। वाई, बिकॉज चार्ज को पॉइंटेड एंड पसंद है, पॉइंटेड एंड की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है चार्ज। दिस एंड इज एट द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, सबसे ऊंचे वाले पार्ट पे हमने ये पार्ट रखा, बिकॉज जल्दी से वो क्या करेगा, लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर लेगा। द अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ प्लेट ऑफ कास्ट आयरन, कास्ट आयरन इज अ टाइप ऑफ आयरन, एकदम इम्प्योर आयरन जो होता है उसको कनेक्ट किया है। फिर अ पिट मतलब खड्डा, इज डग इन द ग्राउंड, ग्राउंड में एक खड्डा किया गया। कोल एंड साल्ट आर फील्ड इन द पिट, उस खड्डे में नमक और कोयला डाला गया। एंड आयरन प्लेट इज अपराइट इन द पिट, खड़ी आयरन प्लेट रखी गई उसमें। देयर इज ऑल्सो प्रोविजन टू पोर, पोर म्हणजे ओतने, वहाँ पर एक प्रोविजन व्यवस्था की गई कि पानी डाल सके हम उसमें, वाटर इन टू इट। क्यों, दिस हेल्प टू स्प्रेड द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ऊपर से इतना ज़्यादा चार्ज आएगा, फास्टली आएगा, बहुत कम टाइम में आएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लाइटनिंग होगी ना, तो इतना ज़्यादा चार्ज जल्दी से स्प्रेड करना होगा। अदरवाइज आप अगर यहाँ पर जमा के रखोगे तो यहाँ पर भी स्पॉट हो सकता है, तो इसलिए पानी डाला जाएगा वहाँ पर, चार्ज क्विकली इनटू द ग्राउंड। तो पानी की वजह से, चलो हमारी लाइट चली गई थी, ठीक है, अब वो कोल और नमक की वजह से इजीली वो स्प्रेड हो जाएगा एंड प्रिवेंट द डैमेज, और डैमेज से बच जाएगी बिल्डिंग, ठीक है। अब वर्किंग कैसे होगी, देखो वर्किंग सिंपली क्या होगा, व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड पास ओवर द बिल्डिंग, जब भी बिल्डिंग के ऊपर से क्लाउड जाएंगे, द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग आर कंडक्टेड इनटू ग्राउंड। तो बिल्डिंग की तरफ जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज क्या करेगा, ये लाइटनिंग कंडक्टर अट्रैक्ट कर लेगा और जमीन में पास कर देगा थ्रू द कॉपर स्ट्रिप, कॉपर स्ट्रिप के अंदर से। कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर एंड डैमेज ऑफ द बिल्डिंग इज प्रिवेंटेड, और बिल्डिंग का डैमेज क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। ड्यू टू सच लाइटनिंग कंडक्टर सराउंडिंग एरिया इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बिल्डिंग। तो सराउंडिंग एरिया, बहुत दूर का एरिया में क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां बिजली नहीं गिरेगी, यहां नहीं गिरेगी, इधर नहीं गिरेगी, बिजली ऊपर गिरेगी और उसका सारा चार्ज जमीन में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हो, बिकॉज सारा चार्ज जो है वो जमीन में लाइटनिंग कंडक्टर के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा और बिल्डिंग इससे प्रोटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ चैप्टर, ओके। कुछ चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे, जैसे कि व्हाई कोल एंड साल्ट इज यूज्ड इन लाइटनिंग कंडक्टर। तो लाइटनिंग कंडक्टर में
जो कास्ट आयरन होता है उसको जब पीट खड्डे में रखा जाता है या खड्डे में उसको पूरा जाता है इन मराठी, ओके। तो कोयला और साल्ट और पानी क्यों डालते हैं? बिकॉज जो लाइटनिंग होता है इसका चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, तो ऊपर से जो रिसीव कर रहा है कॉपर की प्लेट वो चार्ज सेंड करेगा ज़मीन के अंदर, तो ज़मीन के अंदर वो चार्ज स्प्रेड भी फास्ट होना चाहिए ना। अगर वो फास्टली स्प्रेड नहीं होगा, वहाँ पर ही होल्ड करोगे आप उसको, तो वहाँ पर स्पोर्ट हो सकता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर लाइटनिंग हो सकती है। तो इसलिए ड्यू टू कोल साल्ट एंड वाटर अरेंजमेंट चार्ज इज स्प्रेड इमीडिएटली इनटू द ग्राउंड। तो ग्राउंड में जल्दी से चार्ज फैलने के लिए कोयला, पानी, नमक, ये सारा अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है। वाई अपर पार्ट ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर इज पॉइंटेड, मैंने अभी बताया आपको, पॉइंटेड रॉड पे, पॉइंटेड चीज़ों पे चार्ज जल्दी अट्रैक्ट होता है या जल्दी रेसिडेंशियल होता है या जल्दी पास किया जा सकता है पॉइंटेड सरफेस में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। टू इंक्रीज द इफिशियंसी मतलब काम करने की एबिलिटी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर, द अपर पार्ट इज मेड पॉइंटेड बिकॉज चार्ज कैन बी इजीली सेंडेड थ्रू पॉइंटेड कंडक्टर। तो पॉइंटेड कंडक्टर में से हम आसानी से चार्ज को सेंड कर सकते हैं ज़मीन के अंदर, बिकॉज चार्ज ऑलवेज रेसिडेंस ऑन द पॉइंटेड पार्ट पे जल्दी से वो रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। कैन वी यूज अदर देन गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप? तो गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप में गोल्ड के बजाय अदर मेटल के यूज कर सकते हैं क्या? क्यों सर? बिकॉज गोल्ड बहुत महंगा है ना सर, चोरी कर लेगा कोई, तो कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के ले लो या कोई भी ऐसा मेटल जिसमें विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को सेंसिटिविटी दिखाता हो, ऐसा कोई भी मेटल आप यूज कर सकते हो। डज ऑल ऑब्जेक्ट चार्ज बाय रबिंग? यस, ओके। चाहे वो चाहे वो कंडक्टर हो या बैड कंडक्टर हो, एबोनाइट ग्लास से बैड कंडक्टर है, फिर भी फ्रिक्शन से चार्ज किए जा सकते हैं। जैसे कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड दोनों को रब करोगे तो ग्लास पॉजिटिव, सिल्क निगेटिव। एबोनाइट रॉड, एबोनाइट प्लास्टिक का टाइप है, एबोनाइट रॉड उलन क्लॉथ रब करोगे तो एबोनाइट रॉड निगेटिव, उलन क्लॉथ पॉजिटिव, बिकॉज इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। तो कंडक्टर, इंसुलेटर दोनों को भी फ्रिक्शन से रबिंग किया जा सकता है या रब करके चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है। वाई चार्ज बलून स्टिक टू द वॉल? इंडक्शन इफेक्ट। इमेजिन करो दिस इज द वॉल, ये वॉल है बराबर, अब ये बलून है, ठीक है। अब बलून पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको अगर आप इसके कांटेक्ट में रखोगे तो वॉल इज आल्सो मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें का निगेटिव चार्ज ये साइड आ जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होता है, और ये साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और हमें पता है निगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो इस वजह से ये बलून को ये पकड़े रखेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? इंडक्शन इफेक्ट। एक्चुअली थोड़ी चिपका होता है वो, ऐसे थोड़ा सा, तो इसको क्या बोलते हैं? इंडक्शन इफेक्ट की वजह से वो चिपका हुआ होता है, ओके। अ मेटल रॉड विच इज चार्ज बाय फ्रिक्शन इज हेल्ड विद इंसुलेटिंग हैंडल। 100%। क्यों इंसुलेटिंग हैंडल? देख लो, ये कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर। अब इसको हमने फ्रिक्शन किया, इस पे चार्ज आ गया, कौन सा चार्ज आ गया? मान लो इस पे निगेटिव चार्ज आ गया, सारा निगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर मैं इसको प्लास्टिक का हैंडल नहीं लगाऊंगा तो अर्थिंग के वजह से कांटेक्ट हो जाएगा, आपके बॉडी में से ज़मीन के अंदर सारा निगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो चार्ज को अगर रॉड पे रखना चाहते हो तो इंसुलेटिंग हैंडल लगाओ, इंसुलेटिंग हैंडल रखोगे तो आपके बॉडी का और इसका एक्चुअल कांटेक्ट होगा क्या? नहीं। तो ये सारा चार्ज अर्थ में जाएगा क्या? नहीं। तो चार्ज अगर कंडक्टर पे रखना चाहते हो तो प्लास्टिक का हैंडल लगाना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किस लिए? टू ब्रेक द कॉन्टैक्ट विथ अर्थ के साथ का कॉन्टैक्ट ब्रेक करने के लिए प्लास्टिक हैंडल ज़रूरी होता है। एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट सक्सेसफुल इन रेनी सीजन। एक चीज़ याद रखो, रेनी सीजन और समर सीजन, ओके। तो समर सीजन जो होगा उसमें हवा ड्राई होगी, इसमें हवा मॉइस्ट होगी, मॉइस्ट मतलब अंदर पानी के वेपर्स होंगे, मॉइस्ट होगी। तो मॉइस्ट होने के कारण से मॉइस्ट एयर इज अ बैड कंडक्टर, या सॉरी मॉइस्ट एयर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ, पानी होने के कारण गुड कंडक्टर ऑफ चार्ज या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है। और जो ड्राई एयर है इट इज़ बैड कंडक्टर, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। मान लो आपने रेनी सीजन में क्या किया, ग्लास रॉड को रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ, तो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। सिल्क क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आ गया? निगेटिव। तो यहाँ की जो हवा है वो मॉइस्ट है, तो ये सारा चार्ज वो कैरी कर लेगी, बहा देगी, तो इस पे चार्ज रहेगा क्या? नहीं। तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन अगर ये हवा अगर ड्राई होगी तो ये चार्ज वो कैरी करेगी क्या? नहीं, बिकॉज ड्राई एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से चार्ज नहीं जा सकता। तो इसका रीजन क्या है कि जो मॉइस्ट एयर है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो रेनी सीजन में जो हवा होगी वो मॉइस्ट होगी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सारा चार्ज बहा देगी, इसके एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते। लेकिन जो ड्राई एयर होती है इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ड्राई एयर के कारण, ड्राई एयर बैड कंडक्टर, इसलिए जो एक्सपेरिमेंट होंगे रिगार्डिंग योर इलेक्ट्रिसिटी वो अच्छे कब होंगे, समर सीजन में। क्या एक्सपेरिमेंट होंगे, जैसे कि आप क्या करो, ड्राई हेयर, जो ड्राई हेयर होते हैं, बाल जो होते हैं, ओके, सूखे हुए बाल, उसको कॉम्बिंग करो फास्टली, बहुत जल्दी जल्दी कॉम्बिंग करो, तो साउंड जनरेट होगा, साउंड किकिंग सा साउंड, टिक 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 ऐसा साउंड आएगा बिकॉज ऑफ चार्ज। या फिर आप ब्लैंकेट ले लो, उसको जोर से खोलो, टिक 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 साउंड आएगा बिकॉज ऑफ चार्ज। या फिर आप कॉम ले लो, कॉम करने के बाद कागज के टुकड़े उसके पास पकड़ो, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे बिकॉज चार्ज बॉडी अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी। चार्ज बॉडी जो होती है न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करती है, जो जो कागज के टुकड़े होंगे वो न्यूट्रल बॉडी है, और कॉम्बिंग करने के बाद, फ्रिक्शन होने के बाद कॉम पे चार्ज आ जाएगा, और वो चार्ज बॉडी क्या करेगी, कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करेगी। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जो चार्ज बॉडी की वजह से हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कोरोना सिचुएशन चालू है, सभी बच्चे पेड ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। कोई पुअर बच्चा इस वीडियो से पढ़ लेगा तो आपको भी दुआ लग जाएगी। ठीक है, तो कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।